तो सुनिए कहानी अब उस शयनकक्ष की गर्माहट से निकलकर महल की शाम की चुप्पी में आ पहुंची है, जहां बाहर चांदनी बिखरी है और अंदर एक औरत की सांसें अभी भी तेज चल रही हैं। जैसे कोई बड़ा खेल खत्म हुआ हो और अब नतीजे सामने आने वाले हों। ज़ुए लिंगलोंग दूर रखी उस चीज को देख रही थी। उनकी आंखें फैली हुई थीं। मुश्किल से यकीन हो रहा था। धीमे से बुदबुदाई, सच में ऐसा है। बात पूरी नहीं की, मगर मन में पहले ही पीछे हटने का ख्याल आ चुका था। ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी तीव्रता से गॉडेस स्किल का इस्तेमाल किया था। थोड़ा डर भी लग रहा था। वीर प्रताप ने देखा कि लिंगलोंग ठिठकी खड़ी है। मन में सोचा कहीं ये पीछे तो नहीं हट रही। नहीं चलेगा, इतनी दूर तक आ गए हैं, अब पीछे हटने का क्या मतलब। वीर प्रताप सोच रहे थे कि अगर लिंगलोंग सच में पीछे हटी तो नाटक खत्म कर दें। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद लिंगलोंग ने फैसला किया आगे बढ़ना है। मगर अचानक एक ख्याल आया। उन्होंने वीर प्रताप से कहा, आओ, अपनी पुरानी तजुर्बे से मुझे खुश करो। लिंगलोंग ने सोचा चूंकि वीर प्रताप उनके जादू में है और खुद को कुछ पता नहीं तो अब नाटक छोड़ सकती हैं। खुद को मैं कह सकती हैं। एक भाग्य के पुत्र को सेवा करते देख उनके मन में गजब का सुकून था। वीर प्रताप मन ही मन हंसे। यह मोहिनी सच में मजा लेना जानती है, सेवा करवाने की बात कर रही है। शुरू में उन्होंने नाटक किया था, देखना था कि यह शैतानी औरत क्या करती है। मगर अब वो साफ साफ सेवा मांग रही है। ठीक है, उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। वीर प्रताप ने मूर्खतापूर्ण नजरों से कहा, समझ गया। लिंगलोंग ने जल्दी से अपने कढ़ाई वाले जूते उतारे। बिस्तर पर लेट गईं। वो उत्सुक थी कि वो क्या करेगा। तभी वीर प्रताप ने पलटकर उनके होठों पर होंठ रख दिए। मम। उसी वक्त विंड क्लाउड कोर्ट में मु ज़िशुआन इंतजार कर रही थी। एक दासी आई और बोली, महारानी जी, राजकुमार जी ने कहा है कि आप अध्ययन कक्ष में इंतजार करें। उस पुराने आंगन में वापस न जाएं। ये सुनकर मु ज़िशुआन हल्के से मुस्कुराई। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वीर प्रताप क्या करने वाले हैं। बिना देर किए बोली, समझ गई। तुम भी वापस मत जाना, मेरे साथ रहो। दासी ने सिर झुकाया, जी महारानी जी। मु ज़िशुआन अध्ययन कक्ष में इंतजार करने नहीं गई। उन्हें पता था कि आज राजकुमार जी बहुत व्यस्त रहेंगे। न अध्ययन कक्ष आएंगे, न रात का खाना खाने लौटेंगे। साफ था वो बात दासी से लिंगलोंग के लिए कही गई थी। लिंगलोंग को ये यकीन दिलाना था कि आज दोपहर कोई परेशान नहीं करेगा। उसी वक्त उत्तर राजकुमार महल के एक कमरे में लिंगलोंग उठना चाहती थीं, मगर वीर प्रताप ने उन्हें दबाकर रख लिया। वो हिल नहीं पा रही थी। फिर गुस्से से बोली, हफ, अभी अभी हट जाओ। मगर बात पूरी होते ही वीर प्रताप ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। बिल्कुल बेपरवाह। लिंगलोंग हैरान रह गईं। ये कैसे मुमकिन है? क्या वो उनके जादू में नहीं है? फिर आज्ञा क्यों नहीं मान रहा? ऐसा नहीं चल सकता। उनकी चेतना अब टूटने वाली थी। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि उनकी साधना तेजी से बढ़ रही है। ताकत लगातार बढ़ रही थी, मगर अब वो इस ताकत पर काबू नहीं कर पा रही थी। जब उन्होंने वीर प्रताप को चूमना शुरू किया था, सुखद अनुभव था। शरीर में आनंद की लहरें उठ रही थीं, मगर जल्द ही कुछ गड़बड़ लगी। जैसे ही उन्होंने गॉडेस स्किल चलाई, उसके शरीर से आध्यात्मिक शक्ति पागलों की तरह उनके अंदर आने लगी। सब कुछ उनके बस से बाहर हो गया। उनका शरीर अब उनके काबू में नहीं था। वीर प्रताप उन्हें जहां ले जाना चाहता था वहां ले जाता था। वो विरोध भी नहीं कर पा रही थी। भले ही कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, मगर यह सब इतना अवास्तविक था कि लिंगलोंग को डर लगने लगा। वो वीर प्रताप से अलग होना चाहती थी, मगर जितना जोर लगाती उतना ही वो उनके खिलौने सी बनती जा रही थी। लिंगलोंग का डर बढ़ता गया, मगर धीरे धीरे वो डर भी भूल गईं। सब कुछ भूल गईं। शाम हुई। खाने के वक्त मु ज़िशुआन ने एक दासी को लिंगलोंग की हालत देखने भेजा। रिपोर्ट सुनकर उन्होंने चू युकिन और बाकी औरतों से कहा, आज राजकुमार जी शायद रात का खाना नहीं खाने आएंगे। हम बिना उनके खा लें। ये सुनकर चू किंगली ने होंठ फुलाकर कहा, राजकुमार जी सच में बहुत निडर हैं। उस औरत पर हाथ डालने की हिम्मत कर ली। छोड़िए कि वो शैतानी संप्रदाय की हो सकती है, वो खुलेआम क्राउन प्रिंसेस हैं। अगर बात फैली तो। चू किंगली ने बात अधर में छोड़ दी। चू युकिन ने शांत स्वर में कहा, प्रताप जानता है वो क्या कर रहा है। किंगली, चिंता मत करो। चू किंगली बोली, सोचकर देखो, उन्होंने बहन को भी नहीं छोड़ा।
इस दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जिस पर वो हाथ नहीं डालेंगे। ये सुनकर सुंदर चू यूकिन के गालों पर हल्की लाली छा गई। उन्हें भी कभी उम्मीद नहीं थी कि वो उत्तर राजकुमार की रखेल बन जाएंगी। चू यूकिन ने विषय बदला। जी शुआन, तुमने कहा था कि महल के कारोबार बहुत बढ़ गए हैं, तुम अकेली संभाल नहीं पा रही हो। क्या प्रताप से बात की? मु जी शुआन बोली, हाँ की। राजकुमार जी ने फैसला किया है कि वो राजकुमारी मेरी मदद करेगी, महल के कारोबार संभालने में साथ देंगी। ये सुनकर चू यूकिन एक पल को ठिठकी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वीर प्रताप किसी बाहरी औरत को, जो अभी तक औपचारिक रूप से महल में नहीं आई, इतने बड़े कारोबार सौंप देंगे। वो जुनवान अभी भी महान वू की राजकुमारी हैं। क्या उन्हें डर नहीं कि महल के राज बाहर लीक हो जाएंगे? चू यूकिन की खामोशी देख मु जीशुआन बोली, बहन चू, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं, मगर निश्चिंत रहिए, राजकुमार जी मूर्ख नहीं हैं। अगर वो मानते हैं कि वो राजकुमारी महल से धोखा नहीं देंगी तो वो नहीं देंगी। तो सुनिए कहानी अब उत्तर राजकुमार महल के उस छोटे से खेत में आ पहुंची है, जहां सुबह की पहली किरणें सुनहरी धान पर पड़ रही हैं, और एक राजकुमार का मन अचानक एक नई उम्मीद से भर गया है, जैसे कोई पुराना वादा अब पूरा होने वाला हो। मु जीशुआन की बात सुनकर वीर प्रताप एक पल को ठिठक गए। सच में हाल के दिनों में उन्होंने महल के कारोबार की तरफ बहुत कम ध्यान दिया था। महल के कारोबार दिन ब दिन फैल रहे थे। ये कारोबार इतने विशाल थे कि आधुनिक बड़ी कंपनियों से कम नहीं थे। मु जीशुआन अकेली ही दर्जनों बड़ी कंपनियों को संभाल रही थी। ऊपर से महल के आंतरिक मामले भी देखती थी। चाहे कितनी भी योग्य क्यों न हो, ये बोझ कोई भी अकेला नहीं उठा सकता था। वीर प्रताप बोले, प्रिय, अभी उत्तर देश में भरोसेमंद लोग बहुत कम हैं। क्या कोई ऐसा है जिस पर भरोसा करके कुछ कारोबार सौंप सके, जिसे जिम्मेदारी दी जा सके? मु जीशुआन ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, यह फैसला राजकुमार जी ही करें। रखेल के लिए ये ठीक नहीं कि ऐसे मामलों में दखल दे। मु जीशुआन भले ही उत्तर राजकुमार महल की महारानी हो, मगर उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मनमाने ढंग से किसी को कारोबार सौंप दिया तो लगेगा कि वो अपनी अलग ताकत खड़ी कर रही हैं। उन्हें ऐसी चिंता नहीं चाहिए थी, इसलिए फैसला वीर प्रताप पर ही छोड़ दिया। वीर प्रताप ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी बेकार बैठा है, मगर उसकी पहचान थोड़ी खास है। अभी उसे खुलेआम कारोबार संभालने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। मु जीशुआन ने तुरंत समझ लिया। बोली, क्या राजकुमार जी वो राजकुमारी की बात कर रहे हैं? वीर प्रताप बोले, हाँ, वो महत्वाकांक्षी भी है और योग्य भी। उसे पूरे दिन आंगन में बंद रखना, कुछ करने न देना उसे अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रहा हूं कि कुछ कारोबार उसे सौंप कर देखूं। मु जीशुआन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। महल की औरतें वू जुनवान से थोड़ी सतर्क रहती थीं। ये औरत बहुत महत्वाकांक्षी थी। पहले तो सम्राज्ञी बनने की ख्वाहिश रखती थी, अब वीर प्रताप की औरत बन गई है। शरीर और मन शायद उनका हो गया हो, मगर स्वभाव रातों रात नहीं बदलता। शायद उसके मन में पहले से ही महारानी बनने की सोच हो, या फिर आगे चलकर महारानी का पद हथियाने की। वो जुनवान इतने दिनों से महल में है। महल की औरतें लगभग कभी अपनी मर्जी से उसके आंगन में नहीं गईं, बस उससे सावधान रहती हैं। एक बहुत महत्वाकांक्षी औरत महल के अंदरूनी हिस्से में आए तो मौजूदा सुख शांति भंग हो सकती है। वीर प्रताप ने देखा कि मु जीशुआन चुप है। पूछा, प्रिय, क्या डर है कि उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाएगी और महल को नुकसान पहुंचा देगी? मु जीशुआन होश में आई। बोली, हाँ, भले ही वो अब राजकुमार जी की औरत है, मुझे फिर भी थोड़ी चिंता रहती है। बात अधर में छोड़ दी। यह नानयान स्काई वुल्फ किंग की रखेल महल में आई थी तो ऐसी चिंता नहीं हुई थी, मगर वो जुनवान के पीछे पूरा राजवंश था। महान वो राजवंश अभी भी कायम था। वीर प्रताप मुस्कुराए, बोले, चिंता मत करो प्रिय, अगर उसकी महत्वाकांक्षा बहुत तेजी से बढ़ी तो मैं समय रहते उसे दबा दूंगा। मु जीशुआन बोली, फैसला राजकुमार जी का है। चूंकि वीर प्रताप ने कह दिया था, मु जीशुआन ने और कुछ नहीं कहा। उन्हें यकीन था कि वीर प्रताप की नजर रहेगी तो वो औरत ज्यादा शरारत नहीं कर पाएगी। मगर मु जीशुआन ने फिर पूछा, राजकुमार जी, महान वू की राजकुमारी ने अभी तक उत्तर राजकुमार महल में औपचारिक रूप से शादी नहीं की है। अगर लोग जान गए कि उन्होंने महल के कारोबार संभालने शुरू कर दिए तो क्या वो हमारे रिश्ते पर शक नहीं करेंगे?
वो जुनवान उत्तर देश में बंधक बनकर आई थी, सीधे शादी करके नहीं। अगर अब वीर प्रताप इतने बड़े कारोबार उनकी जिम्मेदारी में दे देते हैं, तो सबसे मूर्ख भी समझ जाएगा कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। यह महान वो राजवंश को समझाना मुश्किल होगा, और उत्तर देश में भी कुछ लोग चिंता में पड़ जाएंगे क्योंकि वो जुनवान ने अभी तक औपचारिक रूप से शादी नहीं की थी। वीर प्रताप ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, ऐसा करते हैं, वो अभी तुम्हारी मदद के लिए कुछ कारोबार संभालेंगी, मगर नाम तुम्हारा ही रहेगा। मुजीशुवान ने पूछा, क्या राजकुमारी मान जाएंगी? आखिर वो जुनवान पहले ऊंचे पद पर थी, सम्राज्ञी बनने की ख्वाहिश रखती थी। अब किसी और के अधीन काम करना और ऊपर से उस काम का श्रेय किसी और औरत को मिलना, शायद वो राजी न हो। वीर प्रताप मुस्कुराए, मान जाएंगी। बस ये बात, बहुत दिन हो गए विंड क्लाउड कोर्ट में रात नहीं गुजारी, आज रात तुम्हारी रियल्म को और मजबूत कर दूंगा। कहकर उन्होंने मुजीशुवान की कमर थामी, पलटकर उन्हें नीचे दबाया, फिर उनके होठों पर होंठ रख दिए। सुबह हुई, एक गर्म किरण कमरे में आए। सुनहरी रोशनी उस औरत के शरीर पर पड़ रही थी जो पहले से ही इतनी खूबसूरत थी कि अब सपनों सी लग रही थी। जब वो जुनवान की आंख खुली, उन्होंने चादर उठाए, गोरी त्वचा खुलकर सामने आए, अंदरूनी कपड़े फेंके हुए थे। वो जुनवान ने ठंडी सिसकारी ली, ये सब उस आदमी की वजह से है, मुझे ऐसी बुरी आदत डाल दी। पहले वो हमेशा कपड़े पहनकर सोती थी। उत्तर राजकुमार महल आने के बाद एक वक्त था जब वो आदमी रोज आता था, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई बिना कपड़ों के सोना। कभी कभी कपड़े पहनकर सो जाती, सुबह उठती तो कपड़े उतरे होते। अब कपड़े पहनकर सोना भी असहज लगता। उस आदमी के शरीर की छूने की तलब और बढ़ गई थी। वो जुनवान ने कमरे की ओर देखा, हल्की सांस ली। सब कुछ इतना अवास्तविक लग रहा था। भले ही उस आदमी ने उन्हें ले लिया हो, अब वो उससे दूर नहीं रह सकती थी, और उनकी सेलेस्टियल बनने की शर्त भी उस आदमी से जुड़ी हुई थी। स्वर्ग सच में उनसे बहुत खेल रहा था। बस, सब कुछ नियति है, मेरी किस्मत में यही लिखा था, उन्होंने मन ही मन स्वीकार कर लिया। दोपहर हुई, जुए लिंगलॉन फिर उत्तर राजकुमार महल आईं, मुजीशुवान से गपशप करने। अब दोनों में सच में गहरी दोस्ती हो गई थी, एक दूसरे से सब कुछ शेयर करने लगी थी। दोनों बागिया के मंडप में बैठी थीं, हाथ में हाथ डाले। जुए लिंगलॉन्ग ने आह भरी और बोली, हाय, क्राउन प्रिंस दक्षिण गए, इतने दिन हो गए, कोई खबर नहीं, मुझे अकेला छोड़ गए। लू महल कितना बड़ा है, फिर भी सूना सूना लगता है। ये सुनकर मुजीशुवान ने सांत्वना दी, बहन लिंगलॉन्ग, क्राउन प्रिंस के पास अभी बहुत काम होगा, इसीलिए चिट्ठी नहीं लिख पा रहे। अगर लू महल में अकेलापन लगता है तो रोज यहाँ उत्तर राजकुमार महल आ जाया करो। जुए लिंगलॉन्ग मुस्कुराई, बोली, अच्छा हुआ तुम हो यहाँ, नहीं तो उत्तर देश में सच में पता नहीं किससे बात करती। फिर थोड़ा रुककर बोली, मगर सच कहूं, क्राउन प्रिंस के बिना हर रात कमरा इतना खाली लगता है। हाय, शादी के बाद से मैंने औरत होने का असली सुख नहीं चखा। अब क्राउन प्रिंस दक्षिण गए, पता नहीं कब मुझे वहां ले जाएंगे। विधवा सी जिंदगी काट रही हूं, बहुत तकलीफ होती है। ये सुनकर मुजीशुवान हंस पड़ी, बोली, नहीं सोचा था कि बहन लिंगलॉन को भी ये परेशानी है। जुए लिंगलॉन बोली, शर्म की क्या बात है जीशुवान बहन, मैं भी औरत हूँ, इच्छाएं ख्वाहिशें हैं, विधवा सी जिंदगी जीना सच में यातना है। कहते हुए उन्होंने मुजीशुवान की ओर देखा और पूछा, बहन जीशुवान, महल में इतनी सारी औरतें हैं, शायद राजकुमार जी तुम्हारे कक्ष में बहुत कम रातें गुजारते होंगे, है न? मुजीशुवान मुस्कुराई, बोली, ऐसा नहीं है, वो अक्सर मेरे कक्ष में आते हैं। जुए लिंगलॉन्ग ने फिर आह भरी, बोली, सच में ईर्ष्या होती है तुम पर। मुजीशुवान बोली, ईर्ष्या की क्या बात बहन? जुए लिंगलॉन्ग ने उत्सुक होकर पूछा, क्यों? मुजीशुवान बोली, मुख्य वजह यह है कि राजकुमार जी में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत मजबूत हैं। जब भी मेरे कक्ष में आते हैं मुझे पूरी तरह थका देते हैं। जुए लिंगलॉन्ग ने हैरानी से कहा, महल में इतनी औरतें हैं, क्या वो राजकुमार जी की ताकत को कम नहीं कर पाती? अब मुजीशुवान ने आह भरी, बोली, हाय, भले ही बहुत सारी पत्नियां रखैले हो, सब मिलकर भी राजकुमार जी का मुकाबला नहीं कर पाती। जुए लिंगलॉन्ग ने आश्चर्य से कहा, राजकुमार जी इतने जबर हैं? मुजीशुवान बोली, अफसोस है कि बहन लिंगलॉन्ग क्राउन प्रिंस से ब्याही गई। अगर राजकुमार जी से शादी होती तो शायद तुम भी मेरी परेशानी समझती।
जुए लिंगलोंग ने आह भरी। बोली, हाय, सब नियति है, मुझे वह सौभाग्य नहीं मिला। तभी मु जिशुआन को कुछ याद आया। बोली, बहन लिंगलोंग, महल की कपड़ा फैक्ट्री ने हाल ही में कुछ नए डिजाइन तैयार किए हैं, क्या तुम ट्राई करके देखोगी? ये सुनकर जुए लिंगलोंग का दिल धड़क गया। नए कपड़े ट्राई करना मतलब महल के अंदरूनी हिस्से में जाना। अभी तक उनकी सारी बातचीत महल के बाहरी हिस्से में होती थी, अंदरूनी आंगन में कभी नहीं गईं। उत्तर राजकुमार से अकेले मिलने का मौका भी नहीं मिला था। अगर अंदरूनी हिस्से में घुस गईं तो मौके बहुत बढ़ जाएंगे। जुए लिंगलोंग ने तुरंत कहा, जरूर, मुझे महल की फैक्ट्री के कपड़े बहुत पसंद हैं। मु जिशुआन उठी। बोली, तो बहन लिंगलोंग, मेरे साथ चलो। जी चलिए। और इस तरह मु जिशुआन जुए लिंगलोंग को अंदरूनी हिस्से में ले गईं। दोनों सीधे एक आमतौर पर खाली रहने वाले शयन कक्ष में पहुंची। मु जिशुआन ने खास तौर पर यही कमरा चुना था। कमरे में घुसते ही मु जिशुआन ने दासियों को हुक्म दिया, महल की फैक्ट्री के नए कपड़े लाओ। फिर दोनों ने धीरे धीरे नए कपड़े ट्राई करने शुरू किए। तो सुनिए कहानी अब उत्तर राजकुमार महल के उस छोटे खेत से निकलकर महल की गलियारों में फैल गई है, जहां धान की सुनहरी बालियां हवा में लहरा रही हैं और एक राजकुमार का मन नई ताकत और नए राजों से भर रहा है, जैसे कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो। वीर प्रताप मन ही मन सोच रहे थे, अगर स्पिरिट राइस से सेना के सैनिकों की ताकत बढ़ाई जा सके तो बाकी सब छोड़िए, सिर्फ शारीरिक बल में बढ़ोतरी से ही सेना की लड़ाकू क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। उत्तर देश की सेना में बहुत से सैनिक साधारण लोग थे, खासकर तोपखाने के सैनिक। उनकी शारीरिक ताकत मार्शल आर्टिस्टों से बहुत कम थी। फिर भी इन्हीं साधारण सैनिकों को भारी तोपें ढोनी पड़ती थीं, गोले ढोने पड़ते थे। अगर ये साधारण सैनिक भी मार्शल आर्टिस्ट बन जाए, भले ही रियल्म 5वीं श्रेणी तक ही क्यों न पहुंचे, तो भारी हथियारों के साथ मार्च करने की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। युद्ध में रफ्तार बहुत मायने रखती है। कभी कभी युद्ध जीतना वक्त से दौड़ लगाने जैसा होता है। वीर प्रताप की नजरें सामने रखे स्पिरिट राइस पर टिकी थीं। उन्हें सोचना पड़ा कि स्पिरिट राइस की खेती के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है। जब पर्याप्त स्पिरिट राइस हो जाएगा, उत्तर देश के सैनिकों की कुल ताकत बहुत बढ़ जाएगी। जब वो सोच में डूबे थे, तभी मु जिशुआन बोली, राजकुमार जी, लगता है स्पिरिट राइस कटाई के लिए तैयार है। क्या मैं किसी को भेजूं कटाई करवा ले? वीर प्रताप हमेशा खुद स्पिरिट राइस की देखभाल करते थे, मगर अब इतनी मात्रा थी कि वो खुद खेत में जाकर कटाई नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, हाँ प्रिय, कुछ भरोसेमंद लोगों को ढूंढकर इन दानों को इकट्ठा करवाओ। इन्हें बीज के तौर पर रखना है, बाद में बोने के लिए। फिर थोड़ा रुककर बोले, मैं पहले नाश्ता कर लूं। कुछ बड़ई महल में बुलवा लो, उन्हें बाहरी आंगन में इंतजार करवाओ, बाद में उनसे कुछ काम है। मु जिशुआन बोली, समझ गई राजकुमार जी। फिर उन्होंने पास खड़ी दासी से कहा, राजकुमार जी का नाश्ता लेकर आओ। वीर प्रताप विंडक्लाउड पैलेस में नाश्ता करने चले गए। नाश्ता खत्म करके जब वो बाहर आए, मु जिशुआन ने बड़ई बुला लिए थे। वो बाहरी आंगन में इंतजार कर रहे थे। मु जिशुआन उत्सुक थी कि राजकुमार जी बड़ई से क्या काम करवाना चाहते हैं। चूंकि यह महल के अंदर का मामला था, उन्हें भी देखने में कोई दिक्कत नहीं थी। मु जिशुआन भी वीर प्रताप के साथ बाहरी आंगन की ओर चल पड़ी। वीर प्रताप आंगन में पहुंचे। बड़ई खड़े थे। उन्होंने ड्रैगन फीनिक्स ट्री की कटी हुई शाखाएं वहां मंगवाईं। फिर बड़ई से कहा, महल के अंदर लकड़ी के पुतले बनाओ। लकड़ी के पुतले बनाने की बात सुनकर बड़ई हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये पुतले किस काम के हैं, मगर ये महान यू शहर के बड़ई थे। राजकुमार जी का हुक्म सर आंखों पर। बिना सवाल किए ड्रैगन फीनिक्स ट्री की शाखाओं पर काम शुरू कर दिया। बड़ई काम में जुटे देख मु जिशुआन ने वीर प्रताप से सीधे पूछा, राजकुमार जी, ये लकड़ी के पुतले क्यों बनवा रहे हैं? वीर प्रताप ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, प्रिय, चिंता मत करो, बनकर तैयार हो जाएंगे तो सब समझ आ जाएगा। मु जिशुआन ने और सवाल नहीं किया। तभी वीर प्रताप को कुछ याद आया। बोले, हाँ, एक बात लगभग भूल ही गया था। कल मैंने जुनवान से बात की थी, तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवाना है। फिर मु जिशुआन की दासी से कहा, शाओरू, लेडी वू को विंडक्लाउड कोर्ट बुलवा लाओ। दासी ने सिर झुकाया, जी राजकुमार जी। दासी वू जुनवान को बुलाने चली गई। वीर प्रताप ने मु जिशुआन की पतली कमर में हाथ डाला, साथ साथ अंदरूनी आंगन की ओर चल पड़े। बोले, प्रिय, चलो विंडक्लाउड कोर्ट में बैठकर उसका इंतजार करते हैं।
मू जीशुवान ने हल्के से हाँ कहा और उनके साथ चल पड़ी। मू जीशुवान को थोड़ा दबाव महसूस हो रहा था। वू जुनवान महान वू की राजकुमारी थी। उनका पद बहुत ऊंचा था। मू परिवार महान शिया में ऊंचा था, मगर महान वू राज परिवार की शान और शौकत के सामने कुछ भी नहीं। फिर भी मू जीशुवान ने जल्दी मन को संभाला। आखिर वो वीर प्रताप की रखेल हैं। उन्हें राजकुमार जी की इज्जत रखनी है। जल्द ही दासी की अगुवाई में वो जुनवान महल के मुख्य हिस्से में पहुंची। विंड क्लाउड कोर्ट में घुसते ही देखा वीर प्रताप और मू जीशुवान मंडप में बैठे कुछ बात कर रहे थे। वो जुनवान मंडप की ओर बढ़ी। पहुंचते ही वीर प्रताप मुस्कुराकर बोले, प्रिय आओ परिचय करवाता हूं। ये तुम्हारी मदद करने वाली है महान वू की राजकुमारी। ये सुनते ही मू जीशुवान तुरंत उठी। मंडप से बाहर निकलकर वू जुनवान का स्वागत किया। बोली, बहन वू, राजकुमार जी से आपकी बहुत तारीफें सुन चुकी हूँ। अफसोस कि आप पूर्वी आंगन में रहती हैं, इसलिए अभी तक मिलने का मौका नहीं मिला। सुना है बहन वू बहुत सुंदर हैं। आज देखा तो अफवाहें सच निकली। वू जुनवान ने मू जीशुवान को इतना गर्मजोशी से स्वागत करते देख सतर्क हो गई। उन्हें लगा कि मू जीशुवान शायद डर रही है कि वो उनकी जगह पर आंखें गड़ाएंगी, इसलिए पहले से ही चाटुकारिता कर रही हैं, बाद में नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही होंगी। एक राजपरिवार में पली बड़ी औरत को हरम की राजनीति अच्छी तरह पता थी, मगर जो मुस्कुराकर आए उसका जवाब ठुकराना ठीक नहीं। मू जीशुवान दोस्ती निभा रही थी तो वू जुनवान ने भी अभी कुछ बुरा नहीं कहा। मुस्कुराकर बोली, बहन का शुक्रिया। फिर वीर प्रताप की ओर देखकर बोली, राजकुमार जी सच में खुशकिस्मत हैं, जैसी योग्य और समझदार रखेल मिली। दोनों के आपसी तारीफों का खेल देख वीर प्रताप ने मेज से चाय का प्याला उठाया, हल्का घूंट लिया, फिर बोले, बस तारीफें काफी, बैठ जाओ। अब बताता हूं कि आगे महल के कारोबार कैसे संभालने हैं। मू जीशुवान ने तुरंत वू जुनवान का हाथ पकड़ा। बोली, बहन वू, चलिए। वू जुनवान बोली, हाँ चलिए। दोनों औरतें मंडप में बैठ गईं। वीर प्रताप बोले, महल के कारोबार बहुत बढ़ गए हैं। अभी सिर्फ तुम दोनों ही संभाल रही हो, भविष्य में ये बोझ और बढ़ेगा। इसलिए और योग्य लोगों की जरूरत पड़ेगी, महल में भर्ती करनी होगी। कहते हुए उन्होंने दोनों औरतों को परीक्षा लेकर प्रतिभा चुनने की योजना बताई। दोनों ने सुना और सोचा कि यह तरीका कारगर है। अभी महल के कारोबार के प्रबंधक मू जीशुवान खुद चुनती थी, तरक्की भी उनकी मर्जी से होती थी। इससे भरोसा तो रहता था कि सब महल के ही लोग हैं, मगर कारोबार इतने बड़े हो गए थे कि मू जीशुवान को रोज बहुत वक्त लगता था लोगों की तरक्की बदली तय करने में। अगर एक अलग विभाग हो जो परीक्षा लेकर प्रतिभा चुने तो मू जीशुवान को सिर्फ हस्ताक्षर करने होंगे। तभी वीर प्रताप ने वू जुनवान की ओर देखकर कहा, वानयान, अभी मैं तुम्हें महल के कारोबार में शामिल कर रहा हूं, मगर तुम अभी शादी करके नहीं आई, इसलिए थोड़ी असुविधा होगी। अभी तुम जीशुवान की मदद करोगी, बाद में जब शादी हो जाएगी कुछ कारोबार सीधे तुम्हें सौंप दूंगा। वानयान नाम सुनकर वू जुनवान ने तिरछी नजर से उन्हें देखा। वो इस लड़के से उम्र में बड़ी थी, फिर भी वो इतने अपनत्व से नाम ले रहा था। भले ही मन में थोड़ा अजीब लगा, मगर वू जुनवान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बोली, ठीक है, समझ गई। तभी वीर प्रताप ने दोनों औरतों की पतली कमर में हाथ डाल लिए। मुस्कुराकर बोले, आगे महल के कारोबार की जिम्मेदारी तुम दोनों पर होगी। मुझे यकीन है कि तुम्हारी देखरेख में महल के कारोबार और फैलेंगे और चांदी की बारिश होगी। मू जीशुवान के सामने वू जुनवान को गले लगाना देख वू जुनवान को अजीब लगा। यह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा था, दोनों के बीच की दूरी कम करना चाहता था। एक ऊंचे पद पर रही औरत को हरम की चालाकियां अच्छी तरह पता थी, मगर वो कुछ नहीं बोली। आखिर उन्होंने मन बना लिया था कि इस लड़के के साथ जिंदगी गुजारेंगी। जब तक मू जीशुवान ने उनसे दुश्मनी नहीं की, वो भी मू जीशुवान से दुश्मनी नहीं करेगी। तभी वीर प्रताप को कुछ याद आया। बोले, अगर आगे तुम दोनों के विचार अलग हुए तो मुझे सीधे बता देना। दोनों को कारोबार सौंपने के बाद उनके विचार अलग होना तय था। किसी झगड़े से बचने के लिए वीर प्रताप ने खुद फैसला करने की बात कह दी। मू जीशुवान बोली, रखेल समझ गई। फिर वू जुनवान की ओर देखकर बोली, बहन वू, अब से आप भी शाम को विंड क्लाउड कोर्ट में खाना खाने आया करो। ये महल की परंपरा है, हर शाम परिवार सब साथ खाना खाता है। वू जुनवान को महल की यह परंपरा पहले से पता थी। बोली, ठीक है, आज रात से आऊंगी।
फिर वीर प्रताप की ओर देखकर पूछा, राजकुमार जी, अभी आपकी पत्नियां रखैले कम हैं। विंड क्लाउड कोर्ट सबको संभाल लेता है, मगर अगर एक दिन दर्जनों पत्नियां रखैले हो गईं, सैकड़ों बच्चे हो गए और उनके बच्चे भी बच्चे पैदा करने लगे तो क्या तब भी सबको साथ बुलाएंगे? ये सुनकर वीर प्रताप मुस्कुराए। बोले, ये सच में एक समस्या है। शुरू में औरतें कम थीं, सब साथ खाना कोई मुश्किल नहीं था। इससे रिश्ते भी मजबूत होते थे। मगर अब पत्नियां रखैले बढ़ गईं, बच्चे भी आ गए, खाने का वक्त शोर शराबे वाला हो गया। पूरा विंड क्लाउड पैलेस बाजार सा लगता। वीर प्रताप बोले, ऐसा करते हैं, नानयान और याओ के बच्चे पैदा होने के बाद अब से रात का खाना साथ नहीं करेंगे, सिर्फ बड़े त्योहारों पर भोज होगा। ये सुनकर मुंह जीशुवान ठिठकी। उन्हें परिवार के साथ विंड क्लाउड पैलेस में खाना बहुत अच्छा लगता था। महल की ज्यादातर औरतें इसकी आदी थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो जुनवान की एक बात से वीर प्रताप रात का साथ खाना बंद कर देंगे। हालांकि अभी नहीं, यव नानयान और शाओ वेन्याओ के बच्चे कुछ महीनों में पैदा होंगे। मुंह जीशुवान को थोड़ा अफसोस हुआ, मगर फिर सोचा, 2 बच्चों के आने से 2 और दाइयां आएंगी। 2 बच्चों का मतलब 4 दाइयां। भले ही दाइयां खाने की मेज पर न बैठे, मगर विंड क्लाउड पैलेस में आएंगी। जगह की समस्या होगी। वीर प्रताप ने मुंह जीशुवान से कहा, प्रिय, अब तुम वानयान को महल के कारोबार की पूरी जानकारी दे दो। मुंह जीशुवान बोली, जी, रखैल समझ गई। फिर उन्होंने महल के कुछ कारोबार के दस्तावेज निकाले। वो जुनवान को विस्तार से समझाने लगी। मुंह जीशुवान की बातें सुनकर वो जुनवान हैरान रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उत्तर राजकुमार महल के कारोबार महान वो राजपरिवार से भी ज्यादा हैं। ये रखैल कोई साधारण औरत नहीं थी। इतने बड़े कारोबार अकेली संभाल रही थी, बिना किसी बड़ी गलती के। इससे साबित होता था कि मुजीशुवान में रखैल के तौर पर असली योग्यता है। इससे वो जुनवान की मुजीशुवान के प्रति सतर्कता और बढ़ गई। तो सुनिए, कहानी अब उस मंडप में थम गई है, जहां लकड़ी के छोटे छोटे पुतले जिंदा होकर चल रहे हैं और 3 लोगों के मन में अलग अलग सवाल उठ रहे हैं, जैसे कोई नया राज खुलने वाला हो। मुंह जीशुवान ने वू जुनवान को महल के कारोबार की पूरी जानकारी दे दी। वू जुनवान को अब उत्तर राजकुमार महल की ताकत का असली अंदाजा हो गया था। जैसे ही वो और सीखने वाली थी, एक दासी आंगन में आए। सिर झुकाकर बोली, राजकुमार जी, बड़ाई जी ने आपके हुक्म के मुताबिक कुछ छोटे लकड़ी के पुतले बना लिए हैं। ये सुनकर वीर प्रताप एक पल को हैरान हुए। इतनी जल्दी? फिर बोले, जो पुतले बन गए हैं उन्हें सीधे यहाँ ले आओ। दासी ने सिर झुकाया, जी राजकुमार जी, फिर मुड़कर चली गई। दासी के जाते ही वो जुनवान धीमे से बुदबुदाई, लकड़ी के पुतले। उनके मन में उत्सुकता जाग गई। पता नहीं वीर प्रताप अब क्या अजीब चीज बनाने वाले हैं। तभी वीर प्रताप ने मुंह जीशुवान की ओर मुस्कुराकर कहा, प्रिय, इन पुतलों का इस्तेमाल जानना चाहती हो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। जल्द ही कुछ महिला रक्षक लकड़ी के पुतले लेकर आईं। मगर देखते ही वीर प्रताप को थोड़ा अजीब लगा। पुतले बहुत छोटे थे, बस हथेली जितने। फिर भी कारीगरी कमाल की थी। कुछ पुतले किसी खास लोगों की छोटी छोटी प्रतिमाएं जैसे लग रहे थे। वो जुनवान ने भी इन पुतलों को देखा। मन में उत्सुकता बढ़ गई, पता नहीं इनका क्या इस्तेमाल होगा। तभी वीर प्रताप ने अपनी उंगली काटी, ताज़ा खून निकाला, आध्यात्मिक शक्ति चलाकर मन में प्राइमरी पपेट स्किल का रून याद किया। एक पुतले पर खून से रून बनाया। कुछ ही पलों में पुतला हल्की हरी रोशनी से चमक उठा। वीर प्रताप ने उसे पत्थर की मेज पर रखा। थोड़ी देर बाद पुतला खुद ब खुद खड़ा हो गया। ये देखकर वो जुनवान और मुंह जीशुवान दोनों ठिठक गईं। वीर प्रताप ने आंखें बंद की, पहली बार बनाए पुतले को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगले ही पल उन्हें लगा कि उनके और पुतले के बीच कोई कड़ी बन गई है। पुतले की हर सनसनी उनके शरीर में महसूस हो रही थी। फिर उनकी नजर बदल गई, अब वो पुतले की आंखों से देख रहे थे। उन्होंने पुतले को मेज पर कुछ कदम चलाया। दोनों औरतों की आंखें फैल गईं। जब वीर प्रताप को कंट्रोल का अंदाजा हो गया, उन्होंने पुतले को वो जुनवान की ओर कूदा। वो अभी कुछ समझ पाती कि पुतला उनकी छाती पर जा पहुंचा। वो जुनवान को तुरंत पता चल गया कि यह वीर प्रताप की शरारत है। उन्होंने सुंदर आंखें उठाकर उन्हें घूरा। वीर प्रताप ने पुतले को और ऊपर चढ़ाया। आखिर वो जुनवान के कंधे पर खड़ा हो गया। मुंह जीशुवान ने हैरानी से पूछा, ये छोटा पुतला जिंदा कैसे हो गया? वो जुनवान बोली, राजकुमार जी इसे कंट्रोल कर रहे हैं।
मिस्टी अमर संप्रदाय में रह चुकी वू जुनवान को ऐसी चीजों का ज्ञान था। पुतला चलता देख वो सच में चौंकी थी, मगर जल्दी समझ गई कि क्या हो रहा है। मू जीशुवान ने वीर प्रताप की ओर देखा। उनकी आंखें बंद थीं। मू जीशुवान के मन में फिर से आश्चर्य था। राजकुमार जी सच में लकड़ी के पुतले को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर फिर सोचा, राजकुमार जी तो अमर के शिष्य हैं, आधे अमर हैं, उनके लिए ऐसी चीजें सामान्य हैं। तभी वीर प्रताप ने पुतले से बोलने की कोशिश की। अगले ही पल पुतला वू जुनवान के कंधे पर खड़ा होकर बोला, महारानिया, मेरा पपेट स्किल कैसा लगा? पुतले को बोलता देख मू जीशुवान फिर से स्तब्ध रह गईं। मू जीशुवान ने हकलाते हुए कहा, राजकुमार जी सच में अमर के शिष्य हैं। वू जुनवान ने उत्सुक होकर पूछा, राजकुमार जी, इन पुतलों का क्या इस्तेमाल है? वीर प्रताप ने पुतले से ही जवाब दिया, अभी पता नहीं। मैंने अभी अभी पपेट्री टेक्निक सीखी है, थोड़ा प्रयोग करना है। मन ही मन वीर प्रताप सोच रहे थे, अगर आगे पुतले को कहीं भी भेजकर कंट्रोल कर पाए तो क्या महल से निकलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पुतले से ही उत्तर देश की जांच करवा सकते हैं और कुछ खास लोगों के पास पुतला रखकर आदेश सीधे दे सकते हैं। टेलीग्राफ मशीन से भी तेज काम हो जाएगा। मगर उन्हें अभी पता नहीं था कि पुतले से कनेक्शन कितनी दूर तक रह सकता है। पपेट्री टेक्निक की जानकारी से पता था, जितनी दूर पुतला जाएगा उतनी ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति लगेगी। वो अभी छद्म सेलेस्टियल हैं। अगर कल्पना संसार के मानदंड से देखें तो सबसे निचले स्तर के कल्पनाशील। दुनिया भर में पुतले कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। तभी वीर प्रताप ने आंखें खोली। अब वो टेस्ट करना चाहते थे कि क्या वो पुतले को कंट्रोल करते हुए दूसरा काम भी कर सकते हैं। आंखें खुलते ही एक और नजारा उनके मन में आया, जैसे दो आंखों का सेट हो गया हो। बहुत अजीब अनुभव था, मगर तकलीफ नहीं हुई। पुतले की आंखें उनकी आंखों से जुड़ गई लग रही थीं। वीर प्रताप ने पुतले को वू जुनवान के कंधे से कूदा, फिर मू जीशुवान की ओर भेजा। मू जीशुवान ने जल्दी से पुतला पकड़ लिया। पुतला तुरंत उनके कंधे पर चढ़ गया। लकड़ी का छोटा पुतला इधर उधर कूद रहा था। वीर प्रताप को अजीब सा सुकून मिला। फिर उन्होंने पुतले को फिर कूदा, आंगन के बाहर की ओर भेजा, दूर तक। कंट्रोल की सीमा टेस्ट करनी थी। तो सुनिए कहानी अब उत्तर राजकुमार महल के उस मंडप से निकलकर यूनरोव कोर्ट की शांत छांव में आ पहुंची है, जहां दोपहर की चाय की महक हवा में घुली है और एक अमर औरत के मन में एक नया शक जाग रहा है, जैसे कोई पुराना रहस्य फिर से खुलने वाला हो। मू जीशुवान ने वू जुनवान को महल के कारोबार की पूरी जानकारी दे दी। वू जुनवान अब महल की ताकत और फैलाव को अच्छी तरह समझ चुकी थी। जैसे ही वो और सवाल करने वाली थी, एक दासी आंगन में आई। सिर झुकाकर बोली, राजकुमार जी, बड़ाई जी ने आपके हुक्म के मुताबिक कुछ छोटे लकड़ी के पुतले बना लिए हैं। ये सुनकर वीर प्रताप एक पल को चौंके। इतनी जल्दी? फिर बोले, जो पुतले तैयार हुए हैं उन्हें सीधे यहाँ ले आओ। दासी ने सिर झुकाया, जी राजकुमार जी, फिर मुड़कर चली गई। दासी के जाते ही वो जुनवान धीमे से बुदबुदाई, लकड़ी के पुतले। उनके मन में उत्सुकता जाग गई। पता नहीं वीर प्रताप अब क्या नई शरारत करने वाले हैं। तभी वीर प्रताप ने मू जीशुवान की ओर मुस्कुराकर कहा, प्रिय, इन पुतलों का इस्तेमाल जानना चाहती हो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। जल्द ही कुछ महिला रक्षक लकड़ी के पुतले लेकर आईं। मगर देखते ही वीर प्रताप को थोड़ा अजीब लगा। पुतले बहुत छोटे थे, बस हथेली जितने। फिर भी कारीगरी कमाल की थी। कुछ पुतले किसी खास लोगों की छोटी छोटी प्रतिमाएं जैसे लग रहे थे। वो जुनवान ने भी इन पुतलों को देखा। मन में उत्सुकता बढ़ गई, पता नहीं इनका क्या इस्तेमाल होगा। तभी वीर प्रताप ने अपनी उंगली काटी, ताज़ा खून निकाला, आध्यात्मिक शक्ति चलाकर मन में प्राइमरी पपेट स्किल का रून याद किया। एक पुतले पर खून से रून बनाया। कुछ ही पलों में पुतला हल्की हरी रोशनी से चमक उठा। वीर प्रताप ने उसे पत्थर की मेज पर रखा। थोड़ी देर बाद पुतला खुद ब खुद खड़ा हो गया। ये देखकर वू जुनवान और मू जीशुवान दोनों ठिठक गईं। वीर प्रताप ने आंखें बंद की। पहली बार बनाए पुतले को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगले ही पल उन्हें लगा कि उनके और पुतले के बीच कोई कड़ी बन गई है। पुतले की हर सनसनी उनके शरीर में महसूस हो रही थी। फिर उनकी नजर बदल गई। अब वो पुतले की आंखों से देख रहे थे। उन्होंने पुतले को मेज पर कुछ कदम चलाया। दोनों औरतों की आंखें फैल गईं। जब वीर प्रताप को कंट्रोल का अंदाजा हो गया, उन्होंने पुतले को वू जुनवान की ओर कूदा। वो अभी कुछ समझ पाती कि पुतला उनकी छाती पर जा पहुंचा।
वू जुनवान को तुरंत पता चल गया कि यह वीर प्रताप की शरारत है। उन्होंने सुंदर आंखें उठाकर उन्हें घूरा। वीर प्रताप ने पुतले को और ऊपर चढ़ाया। आखिर वो वू जुनवान के कंधे पर खड़ा हो गया। मू जीशुवान ने हैरानी से पूछा, ये छोटा पुतला जिंदा कैसे हो गया? वू जुनवान बोली, राजकुमार जी इसे कंट्रोल कर रहे हैं। मिस्टी अमर संप्रदाय में रह चुकी वू जुनवान को ऐसी चीजों का ज्ञान था। पुतला चलता देख वो सच में चौंकी थी, मगर जल्दी समझ गई कि क्या हो रहा है। मू जीशुवान ने वीर प्रताप की ओर देखा। उनकी आंखें बंद थीं। मू जीशुवान के मन में फिर से आश्चर्य था। राजकुमार जी सच में लकड़ी के पुतले को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर फिर सोचा, राजकुमार जी तो अमर के शिष्य हैं, आधे अमर हैं, उनके लिए ऐसी चीजें सामान्य हैं। तभी वीर प्रताप ने पुतले से बोलने की कोशिश की। अगले ही पल पुतला वू जुनवान के कंधे पर खड़ा होकर बोला, महारानिया मेरा पपेट स्किल कैसा लगा? पुतले को बोलता देख मू जीशुवान फिर से स्तब्ध रह गईं। मू जीशुवान ने हकलाते हुए कहा, राजकुमार जी सच में अमर के शिष्य हैं। वू जुनवान ने उत्सुक होकर पूछा, राजकुमार जी इन पुतलों का क्या इस्तेमाल है? वीर प्रताप ने पुतले से ही जवाब दिया, अभी पता नहीं। मैंने अभी अभी पपेट्री टेक्निक सीखी है, थोड़ा प्रयोग करना है। मन ही मन वीर प्रताप सोच रहे थे, अगर आगे पुतले को कहीं भी भेजकर कंट्रोल कर पाए तो क्या महल से निकलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पुतले से ही उत्तर देश की जांच करवा सकते हैं और कुछ खास लोगों के पास पुतला रखकर आदेश सीधे दे सकते हैं। टेलीग्राफ मशीन से भी तेज काम हो जाएगा। मगर उन्हें अभी पता नहीं था कि पुतले से कनेक्शन कितनी दूर तक रह सकता है। पपेट्री टेक्निक की जानकारी से पता था, जितनी दूर पुतला जाएगा उतनी ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति लगेगी। वो अभी छद्म सेलेस्टियल हैं। अगर कल्पना संसार के मानदंड से देखें तो सबसे निचले स्तर के कल्पनाशील। दुनिया भर में पुतले कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। तभी वीर प्रताप ने आंखें खोली। अब वो टेस्ट करना चाहते थे कि क्या वो पुतले को कंट्रोल करते हुए दूसरा काम भी कर सकते हैं। आंखें खुलते ही एक और नजारा उनके मन में आया, जैसे दो आंखों का सेट हो गया हो। बहुत अजीब अनुभव था, मगर तकलीफ नहीं हुई। पुतले की आंखें उनकी आंखों से जुड़ गई लग रही थीं। वीर प्रताप ने पुतले को वू जुनवान के कंधे से कूदा, फिर मू जीशुवान की ओर भेजा। मू जीशुवान ने जल्दी से पुतला पकड़ लिया। पुतला तुरंत उनके कंधे पर चढ़ गया। लकड़ी का छोटा पुतला इधर उधर कूद रहा था। वीर प्रताप को अजीब सा सुकून मिला। फिर उन्होंने पुतले को फिर कूदा, आंगन के बाहर की ओर भेजा। दूर तक कंट्रोल की सीमा टेस्ट करनी थी। पुतला विंड क्लाउड कोर्ट के द्वार तक पहुंचा। अभी भी वीर प्रताप से जुड़ा हुआ था। वीर प्रताप ने सीधे द्वार पर खड़े रक्षक से कहा, क्वीन युशान को अध्ययन कक्ष बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। महिला रक्षक ने पुतले को बोलता देख एक पल को ठिठकी, मगर जल्दी समझ गई कि यह राजकुमार जी की आवाज है। तुरंत बोली, जी राजकुमार जी। तभी वीर प्रताप उठे। मू जीशुवान और वू जुनवान से बोले, प्रिय तुम दोनों महल के कारोबार की बात कर लो, मुझे कुछ और काम है। मू जीशुवान ने तुरंत कहा, रखेल समझ गई राजकुमार जी, आप आराम से काम निपटा लीजिए। वीर प्रताप अध्ययन कक्ष की ओर चले गए, क्वीन युशान का इंतजार करने। ज्यादा देर नहीं हुई कि क्वीन युशान अध्ययन कक्ष में पहुंचे। राजकुमार जी को प्रणाम। अभिवादन के बाद क्वीन युशान ने सिर उठाया। देखा, मेज पर एक लकड़ी का पुतला जिंदा होकर इधर उधर कूद रहा है। ये देखकर क्वीन युशान पूरी तरह स्तब्ध रह गए। होश में आने पर वीर प्रताप ने कहा, कमांडर क्वीन, इस पुतले को लेकर यान काउंटी से बाहर जाओ। कुछ देर बाद मैं पुतले से तुमसे बात करूंगा। अगर पुतला चुप रहे तो खुद पूछना, अगर जवाब ना आए तो तुरंत उत्तर राजकुमार महल लौट आना। मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि पुतले को कितनी दूर तक कंट्रोल कर सकता हूं। क्वीन युशान ने तुरंत समझ लिया। सिर झुकाकर बोले, जी राजकुमार जी, मैं अभी यान काउंटी से निकलता हूं। कहकर उन्होंने मेज से पुतला उठाया और सीधे महल से बाहर निकल गए। उधर वीर प्रताप ने आंखें बंद की, सारी सोच पुतले पर केंद्रित कर दी। क्वीन युशान घोड़े पर सवार होकर यान काउंटी से बाहर निकले। रास्ते में पुतला चुप था। उन्हें लगा शायद कंट्रोल टूट गया। उन्होंने पुतला हाथ में लिया, पूछने ही वाले थे कि अचानक पुतला बोला, कमांडर क्वीन, आगे बढ़ते रहो। पुतले से राजकुमार जी की आवाज सुनकर क्वीन युशान चौंक गए। तुरंत बोले, जी राजकुमार जी। फिर वो उत्तर देश की बनाई सीधी सड़कों पर दक्षिण की ओर बढ़ते गए।
जब क्विन यूशान दक्षिण के एक सैनिक डेरे पर पहुंचे फिर रुके। पुतला निकाला। फिर पुतला बोला, आगे बढ़ो। क्विन यूशान फिर से हैरान। इतनी दूर होने पर भी राजकुमार जी पुतले को कंट्रोल कर रहे थे। इससे क्या उत्तर देश की पूरी जांच पुतले से हो सकती है? बिना सोचे वो फिर दक्षिण बढ़े। आधे दिन बाद एक और शहर पहुंचे। पुतला अभी भी बोल रहा था। न सिर्फ बोल रहा था, वीर प्रताप अभी भी पुतले को हिला डुला सकते थे। मगर अब कंट्रोल में थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही थी। पुतले की नजर भी धुंधली होने लगी थी, पहले जितनी साफ नहीं थी। फिर भी कनेक्शन टूटा नहीं था। वीर प्रताप ने टेस्ट जारी रखा। फिर पुतले से बोले, कमांडर क्विन, कोई भरोसेमंद अधीनस्थ ढूंढो। उसे पुतला देकर दक्षिण भेज दो। तुम्हें और आगे जाने की जरूरत नहीं। आखिर क्विन यूशान ब्रोकेड गार्ड्स के कमांडर हैं। यान काउंटी में बहुत काम पड़ा है। आज पूरी दूरी का पता नहीं चल सकता, इसलिए आदमी बदलना बेहतर था। क्विन यूशान ने पास के शहर में जाकर एक ब्रोकेड गार्ड कमांडर को बुलाया। पुतले की पूरी बात बताई। कमांडर ने पुतले से राजकुमार जी की आवाज सुनी तो चौंक गए। मगर सोचा, राजकुमार जी भाग्य के पुत्र हैं, अमर के शिष्य। उनके लिए ऐसी चीजें सामान्य हैं। फिर उन्होंने पुतला लिया और दक्षिण बढ़ गए। अगले 2 दिनों तक वीर प्रताप पुतले से बात कर पाए। जब अनपिंग शहर पहुंचे ची देश की सीमा पर, तब भी पुतला कभी कभी फीकी आवाज में बोलता था। ये देख वीर प्रताप सच में हैरान रह गए। प्राइमरी पपेट स्किल से इतनी दूर तक कंट्रोल सोचा नहीं था। मगर अब बहुत ताकत लग रही थी। एक वाक्य बोलने से ही आध्यात्मिक शक्ति खत्म होने लगती थी। मजबूरी में वीर प्रताप ने पुतले से कहा, कमांडर, अब दक्षिण मत जाना। पुतला लेकर वापस महल लौट आओ। कुछ दिन बाद ब्रोकेड गार्ड कमांडर पुतला लेकर महल लौट आए। बड़ई ने अब बड़े बड़े लकड़ी के पुतले भी बना लिए थे, खुद जितने लंबे। सुबह हुई। वो जुनवान के शरीर से उतरकर वीर प्रताप विंड क्लाउड कोर्ट लौट आए। नए पुतले बनाने के लिए सामने खुद जितने बड़े कई लकड़ी के पुतले रखे थे। वीर प्रताप के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। उसी वक्त महल की औरतों को पुतलों की खबर मिल गई। सब विंड क्लाउड कोर्ट में दौड़ी आई देखने के लिए। फिर वीर प्रताप ने उंगली काटी, रून बनाया, आंखें बंद की, खुद जितना बड़ा पुतला कंट्रोल करने की कोशिश की। पुतला चलने लगा, मगर जैसे ही कदम बढ़ा, वीर प्रताप को लगा कि शरीर की आध्यात्मिक शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। उन्होंने तुरंत समझ लिया, जितना बड़ा पुतला उतनी ज्यादा शक्ति लगती है। पहला पुतला हथेली जितना था, बहुत आसान था, दूर तक कंट्रोल होता था। ये बड़ा पुतला पहले जितनी दूर नहीं जा सकता। शुनयुवान याओ ने देखा तो चिल्लाई, चल रहा है, सच में चल रहा है। बाकी औरतें भी यह नज़ारा देखकर स्तब्ध रह गईं। तभी वीर प्रताप ने पुतले से हवा में मुक्का मारा, मगर मुक्का मारते ही उन्हें पूरा थकान महसूस हुई। उन्होंने गहरी सांस ली, मन ही मन बोले, सोचा नहीं था कि खुद जितने पुतले को कंट्रोल करने में इतनी शक्ति लगेगी। अभी मेरी ताकत कम है। फिर उन्होंने बड़े पुतले को छोड़ दिया। छोटे छोटे हथेली जितने पुतले उठाए, जल्दी से उन्हें रिफाइन किया। अभी बड़े पुतले से युद्ध नहीं हो सकता, मगर काम तो आ सकते हैं। इन्हें ब्रोकेड गार्ड्स को दे सकते हैं। ब्रोकेड गार्ड्स उत्तर देश में इनके साथ गश्त करें। अगर देश में कहीं कुछ हुआ, ब्रोकेड गार्ड्स तुरंत सूचना दे सकते हैं। दोपहर हुई। युन शियानशियान यूनरोव कोर्ट के मंडप में दोपहर की चाय और मिठाई ले रही थी। तभी लिन वान्युन मंडप में आई। युन शियानशियान ने पूछा, सुबह विंड क्लाउड कोर्ट में बहुत हलचल थी, तुम सब वहां क्या कर रहे थे? लिन वान्युन ने तुरंत बताया कि वीर प्रताप ने पुतले बनाए हैं, उन्हें रिफाइन करके जिंदा कर दिया है। पुतले बनाने और उन्हें जिंदा करने की बात सुनकर युन शियानशियान का चाय का प्याला हवा में रुक गया। पुतले रिफाइन करना, ये लड़का पपेट्री भी जानता है। युन शियानशियान सोच में पड़ गई। ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग मंत्र पहले ही हेवन रैंक की साधना थी, अब पुतले रिफाइन करने की कला भी। उनके ज्ञान के मुताबिक पपेट्री हाई रैंकिंग दुनिया की चीज थी। क्या ये लड़का सच में हाई रैंकिंग कल्पना संसार से है? अगर हाई रैंकिंग कल्पना संसार से है, तो ट्रेन, बिजली के बल्ब जैसी निचली दुनिया की चीजें कैसे जानता है? ये चीजें कल्पना संसार में नहीं होती। सोचकर भी युन शियानशियान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाई रैंकिंग दुनिया से हो तो क्या, अभी उसकी ताकत उनसे कम है, और उन्होंने उसे शिष्य बनाया है। मन में अभी भी वो उसे गंभीरता से नहीं लेती थी, बस जल्दी ताकत वापस पाना चाहती थी।
तो सुनिए कहानी अब उस शयनकक्ष की गर्माहट से निकलकर महल की दोपहर की चुप्पी में आ पहुंची है, जहां लकड़ी के पुतले जिंदा होकर चल रहे हैं और एक औरत की आंखों में नई चालाकी जाग रही है, जैसे कोई बड़ा जाल अब बिछ चुका हो। मू जीशुआन ने वू जुनवान को महल के कारोबार की पूरी जानकारी दे दी। वू जुनवान अब महल की ताकत और फैलाव को अच्छी तरह समझ चुकी थी। जैसे ही वो और सवाल करने वाली थी, एक दासी आंगन में आए। सिर झुकाकर बोली, राजकुमार जी, बड़ाई जी ने आपके हुक्म के मुताबिक कुछ छोटे लकड़ी के पुतले बना लिए हैं। ये सुनकर वीर प्रताप एक पल को चौंके। इतनी जल्दी? फिर बोले, जो पुतले तैयार हुए हैं उन्हें सीधे यहाँ ले आओ। दासी ने सिर झुकाया, जी राजकुमार जी, फिर मुड़कर चली गई। दासी के जाते ही वो जुनवान धीमे से बुदबुदाई, लकड़ी के पुतले। उनके मन में उत्सुकता जाग गई। पता नहीं वीर प्रताप अब क्या नई शरारत करने वाले हैं। तभी वीर प्रताप ने मुंह जीशुआन की ओर मुस्कुराकर कहा, प्रिय, इन पुतलों का इस्तेमाल जानना चाहती हो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। जल्द ही कुछ महिला रक्षक लकड़ी के पुतले लेकर आईं। मगर देखते ही वीर प्रताप को थोड़ा अजीब लगा। पुतले बहुत छोटे थे, बस हथेली जितने। फिर भी कारीगरी कमाल की थी। कुछ पुतले किसी खास लोगों की छोटी छोटी प्रतिमाएं जैसे लग रहे थे। वो जुनवान ने भी इन पुतलों को देखा। मन में उत्सुकता बढ़ गई। पता नहीं इनका क्या इस्तेमाल होगा। तभी वीर प्रताप ने अपनी उंगली काटी, ताज़ा खून निकाला, आध्यात्मिक शक्ति चलाकर मन में प्राइमरी पपेट स्किल का रून याद किया। एक पुतले पर खून से रून बनाया। कुछ ही पलों में पुतला हल्की हरी रोशनी से चमक उठा। वीर प्रताप ने उसे पत्थर की मेज पर रखा। थोड़ी देर बाद पुतला खुद ब खुद खड़ा हो गया। ये देखकर वो जुनवान और मू जीशुआन दोनों ठिठक गईं। वीर प्रताप ने आंखें बंद की। पहली बार बनाए पुतले को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगले ही पल उन्हें लगा कि उनके और पुतले के बीच कोई कड़ी बन गई है। पुतले की हर सनसनी उनके शरीर में महसूस हो रही थी। फिर उनकी नजर बदल गई। अब वो पुतले की आंखों से देख रहे थे। उन्होंने पुतले को मेज पर कुछ कदम चलाया। दोनों औरतों की आंखें फैल गईं। जब वीर प्रताप को कंट्रोल का अंदाजा हो गया, उन्होंने पुतले को वो जुनवान की ओर कूदा। वो अभी कुछ समझ पाती कि पुतला उनकी छाती पर जा पहुंचा। वो जुनवान को तुरंत पता चल गया कि यह वीर प्रताप की शरारत है। उन्होंने सुंदर आंखें उठाकर उन्हें घूरा। वीर प्रताप ने पुतले को और ऊपर चढ़ाया। आखिर वो जुनवान के कंधे पर खड़ा हो गया। मू जीशुआन ने हैरानी से पूछा, ये छोटा पुतला जिंदा कैसे हो गया? वो जुनवान बोली, राजकुमार जी इसे कंट्रोल कर रहे हैं। मिस्टी अमर संप्रदाय में रह चुकी वो जुनवान को ऐसी चीजों का ज्ञान था। पुतला चलता देख वो सच में चौंकी थी, मगर जल्दी समझ गई कि क्या हो रहा है। मू जीशुआन ने वीर प्रताप की ओर देखा। उनकी आंखें बंद थीं। मू जीशुआन के मन में फिर से आश्चर्य था। राजकुमार जी सच में लकड़ी के पुतले को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर फिर सोचा, राजकुमार जी तो अमर के शिष्य हैं, आधे अमर हैं, उनके लिए ऐसी चीजें सामान्य हैं। तभी वीर प्रताप ने पुतले से बोलने की कोशिश की। अगले ही पल पुतला वो जुनवान के कंधे पर खड़ा होकर बोला, महारानिया, मेरा पपेट स्किल कैसा लगा? पुतले को बोलता देख मू जीशुआन फिर से स्तब्ध रह गईं। मू जीशुआन ने हकलाते हुए कहा, राजकुमार जी सच में अमर के शिष्य हैं। वो जुनवान ने उत्सुक होकर पूछा, राजकुमार जी, इन पुतलों का क्या इस्तेमाल है? वीर प्रताप ने पुतले से ही जवाब दिया, अभी पता नहीं। मैंने अभी अभी पपेट्री टेक्निक सीखी है, थोड़ा प्रयोग करना है। मन ही मन वीर प्रताप सोच रहे थे, अगर आगे पुतले को कहीं भी भेजकर कंट्रोल कर पाए तो क्या महल से निकलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पुतले से ही उत्तर देश की जांच करवा सकते हैं और कुछ खास लोगों के पास पुतला रखकर आदेश सीधे दे सकते हैं। टेलीग्राफ मशीन से भी तेज काम हो जाएगा। मगर उन्हें अभी पता नहीं था कि पुतले से कनेक्शन कितनी दूर तक रह सकता है। पपेट्री टेक्निक की जानकारी से पता था, जितनी दूर पुतला जाएगा उतनी ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति लगेगी। वो अभी छद्म सेलेस्टियल हैं। अगर कल्पना संसार के मानदंड से देखें तो सबसे निचले स्तर के कल्पनाशील। दुनिया भर में पुतले कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। तभी वीर प्रताप ने आंखें खोली। अब वो टेस्ट करना चाहते थे कि क्या वो पुतले को कंट्रोल करते हुए दूसरा काम भी कर सकते हैं। आंखें खुलते ही एक और नज़ारा उनके मन में आया, जैसे दो आंखों का सेट हो गया हो। बहुत अजीब अनुभव था, मगर तकलीफ नहीं हुई। पुतले की आंखें उनकी आंखों से जुड़ गई लग रही थीं। वीर प्रताप ने पुतले को वो जुनवान के कंधे से कूदा।
फिर मु जीशुआन की ओर भेजा। मु जीशुआन ने जल्दी से पुतला पकड़ लिया। पुतला तुरंत उनके कंधे पर चढ़ गया। लकड़ी का छोटा पुतला इधर उधर कूद रहा था। वीर प्रताप को अजीब सा सुकून मिला। फिर उन्होंने पुतले को फिर कूदा, आंगन के बाहर की ओर भेजा। दूर तक कंट्रोल की सीमा टेस्ट करनी थी। पुतला विंड क्लाउड कोर्ट के द्वार तक पहुंचा। अभी भी वीर प्रताप से जुड़ा हुआ था। वीर प्रताप ने सीधे द्वार पर खड़े रक्षक से कहा, क्वीन युशान को अध्ययन कक्ष बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। महिला रक्षक ने पुतले को बोलता देख एक पल को ठिठकी, मगर जल्दी समझ गई कि यह राजकुमार जी की आवाज है। तुरंत बोली, जी राजकुमार जी। तभी वीर प्रताप उठे, मु जीशुआन और वू जुनवान से बोले, प्रिय तुम दोनों महल के कारोबार की बात कर लो, मुझे कुछ और काम है। मु जीशुआन ने तुरंत कहा, रखेल समझ गई राजकुमार जी, आप आराम से काम निपटा लीजिए। वीर प्रताप अध्ययन कक्ष की ओर चले गए, क्वीन युशान का इंतजार करने। ज्यादा देर नहीं हुई कि क्वीन युशान अध्ययन कक्ष में पहुंचे। राजकुमार जी को प्रणाम। अभिवादन के बाद क्वीन युशान ने सिर उठाया, देखा मेज पर एक लकड़ी का पुतला जिंदा होकर इधर उधर कूद रहा है। ये देखकर क्वीन युशान पूरी तरह स्तब्ध रह गए। होश में आने पर वीर प्रताप ने कहा, कमांडर क्वीन, इस पुतले को लेकर यान काउंटी से बाहर जाओ। कुछ देर बाद मैं पुतले से तुमसे बात करूंगा। अगर पुतला चुप रहे तो खुद पूछना, अगर जवाब ना आए तो तुरंत उत्तर राजकुमार महल लौट आना। मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि पुतले को कितनी दूर तक कंट्रोल कर सकता हूं। क्वीन युशान ने तुरंत समझ लिया, सिर झुकाकर बोले, जी राजकुमार जी, मैं अभी यान काउंटी से निकलता हूं। कहकर उन्होंने मेज से पुतला उठाया और सीधे महल से बाहर निकल गए। उधर वीर प्रताप ने आंखें बंद की, सारी सोच पुतले पर केंद्रित कर दी। क्वीन युशान घोड़े पर सवार होकर यान काउंटी से बाहर निकले। रास्ते में पुतला चुप था। उन्हें लगा शायद कंट्रोल टूट गया। उन्होंने पुतला हाथ में लिया, पूछने ही वाले थे कि अचानक पुतला बोला, कमांडर क्वीन, आगे बढ़ते रहो। पुतले से राजकुमार जी की आवाज सुनकर क्वीन युशान चौंक गए। तुरंत बोले, जी राजकुमार जी। फिर वो उत्तर देश की बनाई सीधी सड़कों पर दक्षिण की ओर बढ़ते गए। जब क्वीन युशान दक्षिण के एक सैनिक डेरे पर पहुंचे फिर रुके। पुतला निकाला, फिर पुतला बोला, आगे बढ़ो। क्वीन युशान फिर से हैरान, इतनी दूर होने पर भी राजकुमार जी पुतले को कंट्रोल कर रहे थे। इससे क्या उत्तर देश की पूरी जांच पुतले से हो सकती है। बिना सोचे वो फिर दक्षिण बढ़े। आधे दिन बाद एक और शहर पहुंचे। पुतला अभी भी बोल रहा था। न सिर्फ बोल रहा था, वीर प्रताप अभी भी पुतले को हिला डुला सकते थे, मगर अब कंट्रोल में थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही थी। पुतले की नजर भी धुंधली होने लगी थी, पहले जितनी साफ नहीं थी। फिर भी कनेक्शन टूटा नहीं था। वीर प्रताप ने टेस्ट जारी रखा। फिर पुतले से बोले, कमांडर क्वीन, कोई भरोसेमंद अधीनस्थ ढूंढो, उसे पुतला देकर दक्षिण भेज दो। तुम्हें और आगे जाने की जरूरत नहीं। आखिर क्वीन युशान ब्रोकेड गार्ड्स के कमांडर हैं। यान काउंटी में बहुत काम पड़ा है। आज पूरी दूरी का पता नहीं चल सकता, इसलिए आदमी बदलना बेहतर था। क्वीन युशान ने पास के शहर में जाकर एक ब्रोकेड गार्ड कमांडर को बुलाया, पुतले की पूरी बात बताई। कमांडर ने पुतले से राजकुमार जी की आवाज सुनी तो चौंक गए, मगर सोचा राजकुमार जी भाग्य के पुत्र हैं, अमर के शिष्य, उनके लिए ऐसी चीजें सामान्य हैं। फिर उन्होंने पुतला लिया और दक्षिण बढ़ गए। अगले 2 दिनों तक वीर प्रताप पुतले से बात कर पाए। जब अनपिंग शहर पहुंचे ची देश की सीमा पर, तब भी पुतला कभी कभी फीकी आवाज में बोलता था। ये देख वीर प्रताप सच में हैरान रह गए। प्राइमरी पपेट स्किल से इतनी दूर तक कंट्रोल सोचा नहीं था, मगर अब बहुत ताकत लग रही थी। एक वाक्य बोलने से ही आध्यात्मिक शक्ति खत्म होने लगती थी। मजबूरी में वीर प्रताप ने पुतले से कहा, कमांडर अब दक्षिण मत जाना, पुतला लेकर वापस महल लौट आओ। कुछ दिन बाद ब्रोकेड गार्ड कमांडर पुतला लेकर महल लौट आए। बड़ई ने अब बड़े बड़े लकड़ी के पुतले भी बना लिए थे, खुद जितने लंबे। सुबह हुई, वो जुनवान के शरीर से उतरकर वीर प्रताप विंड क्लाउड कोर्ट लौट आए। नए पुतले बनाने के लिए सामने खुद जितने बड़े कई लकड़ी के पुतले रखे थे। वीर प्रताप के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। उसी वक्त महल की औरतों को पुतलों की खबर मिल गई। सब विंड क्लाउड कोर्ट में दौड़ी आई देखने के लिए। फिर वीर प्रताप ने उंगली काटी, रून बनाया, आंखें बंद की, खुद जितना बड़ा पुतला कंट्रोल करने की कोशिश की।
पुतला चलने लगा, मगर जैसे ही कदम बढ़ा वीर प्रताप को लगा कि शरीर की आध्यात्मिक शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। उन्होंने तुरंत समझ लिया, जितना बड़ा पुतला उतनी ज्यादा शक्ति लगती है। पहला पुतला हथेली जितना था, बहुत आसान था, दूर तक कंट्रोल होता था। ये बड़ा पुतला पहले जितनी दूर नहीं जा सकता। शुनयुवान याओ ने देखा तो चिल्लाई, चल रहा है, सच में चल रहा है। बाकी औरतें भी यह नज़ारा देखकर स्तब्ध रह गईं। तभी वीर प्रताप ने पुतले से हवा में मुक्का मारा, मगर मुक्का मारते ही उन्हें पूरा थकान महसूस हुई। उन्होंने गहरी सांस ली, मन ही मन बोले, सोचा नहीं था कि खुद जितने पुतले को कंट्रोल करने में इतनी शक्ति लगेगी। अभी मेरी ताकत कम है। फिर उन्होंने बड़े पुतले को छोड़ दिया, छोटे छोटे हथेली जितने पुतले उठाए, जल्दी से उन्हें रिफाइन किया। अभी बड़े पुतले से युद्ध नहीं हो सकता, मगर काम तो आ सकते हैं। इन्हें ब्रोकेड गार्ड्स को दे सकते हैं। ब्रोकेड गार्ड्स उत्तर देश में इनके साथ गश्त करें। अगर देश में कहीं कुछ हुआ, ब्रोकेड गार्ड्स तुरंत सूचना दे सकते हैं। दोपहर हुई। युन शियानशियान यूनरोव कोर्ट के मंडप में दोपहर की चाय और मिठाई ले रही थी। तभी लिन वान्युन मंडप में आई। युन शियानशियान ने पूछा, सुबह विंडक्लाउड कोर्ट में बहुत हलचल थी, तुम सब वहां क्या कर रहे थे? लिन वान्युन ने तुरंत बताया कि वीर प्रताप ने पुतले बनाए हैं, उन्हें रिफाइन करके जिंदा कर दिया है। पुतले बनाने और उन्हें जिंदा करने की बात सुनकर युन शियानशियान का चाय का प्याला हवा में रुक गया। पुतले रिफाइन करना, ये लड़का पपेट्री भी जानता है। युन शियानशियान सोच में पड़ गई। ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग मंत्र पहले ही हेवन रैंक की साधना थी, अब पुतले रिफाइन करने की कला भी। उनके ज्ञान के मुताबिक पपेट्री हाई रैंकिंग दुनिया की चीज थी। क्या ये लड़का सच में हाई रैंकिंग कल्पना संसार से है? अगर हाई रैंकिंग कल्पना संसार से है तो ट्रेन, बिजली के बल्ब जैसी निचली दुनिया की चीजें कैसे जानता है? ये चीजें कल्पना संसार में नहीं होती। सोचकर भी युन शियानशियान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाई रैंकिंग दुनिया से हो तो क्या, अभी उसकी ताकत उनसे कम है और उन्होंने उसे शिष्य बनाया है। मन में अभी भी वो उसे गंभीरता से नहीं लेती थी, बस जल्दी ताकत वापस पाना चाहती थी। तो सुनिए, कहानी अब उत्तर राजकुमार महल के उस अध्ययन कक्ष में आ पहुंची है, जहां मेज पर कागज बिखरे हैं और हवा में एक औरत की सांसों की गर्माहट घुल रही है। जैसे कोई जाल अब पूरी तरह बिछ चुका हो और शिकार खुद उसमें कूद पड़ा हो। जुए लिंगलोंग ने पुष्टि कर ली थी कि उनकी मोहिनी कला का असर शायद कम नहीं हुआ है। अब उन्हें सोचना था कि उत्तर राजकुमार से फिर कैसे नजदीक पहुंचा जाए। अगर वीर प्रताप सच में अपराधबोध की वजह से उनसे दूर भाग रहे हैं और वो खुद पहल नहीं करती, तो क्या उनका रिश्ता आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए अब पहल उन्हें ही करनी थी। सोचकर लिंगलोंग ने मू जीशुआन से कहा, शायद नौवें भाई ने हाल ही में किसी घर की लड़की पर नजर डाल ली है, इसीलिए इतने उदास उदास लग रहे हैं। मू जीशुआन बोली, बहन, लिंगलोंग की बात में दम है, मगर राजकुमार जी का उत्तर देश में इतना पद है, अगर किसी लड़की पर नजर पड़ी तो शादी करना आसान है, इतने उदास होने की क्या जरूरत। लिंगलोंग बोली, ये तो मुझे नहीं पता, शायद वो लड़की उत्तर देश की नहीं है। फिर थोड़ा रुककर बोली, वैसे बहन जीशुआन, एक बात आपसे कहूं, अगर संभव हो तो मेरी मदद करोगी? मू जीशुआन ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है बहन लिंगलोंग, खुलकर कहो। लिंगलोंग बोली, मैं नौवें भाई से मिलकर क्राउन प्रिंस की खैरियत पूछना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए, उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई। इन रातों में नींद नहीं आती, लगता है कुछ हो गया है। मू जीशुआन मुस्कुराई, बोली, ये तो बहुत आसान है, मैं अभी दासी को भेजती हूँ। फिर पास खड़ी दासी से बोली, शाओरू, जाकर देखो राजकुमार जी अध्ययन कक्ष में क्या कर रहे हैं। अगर व्यस्त न हो तो उनसे कहना लिंगलोंग उनसे मिलना चाहती हैं, क्राउन प्रिंस की हालत पूछने। दासी ने सिर झुकाया, जी महारानी जी। फिर दासी कमरे से निकलकर अध्ययन कक्ष की ओर चली गई। वीर प्रताप अध्ययन कक्ष में राजकाज देख रहे थे। दासी ने खबर दी कि लिंगलोंग मिलना चाहती हैं। वीर प्रताप हल्के से मुस्कुराए। दासी से कहा, लिंगलोंग को यहाँ ले आओ। मोहिनी फिर खुद पहल करके आई है, अब उसे ठीक से संभालना पड़ेगा। ज्यादा देर नहीं हुई कि लिंगलोंग अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई। उन्हें देखते ही वीर प्रताप ने दासी को बाहर भेज दिया, दरवाजा बंद करवाया। अब कमरे में सिर्फ वीर प्रताप और लिंगलोंग थे। वीर प्रताप के चेहरे पर जटिल भाव थे। वो बोले, लिंगलोंग, उस दिन की बात पूरी नहीं कर पाए।
उनका अपराधबोध भरा चेहरा देख लिंगलॉन के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। कमर लहराकर वो वीर प्रताप के पास आई। बोली, नौवे भाई, वह सब मेरी अपनी मर्जी से हुआ था। निश्चिंत रहो, जब तक तुम या मैं किसी से नहीं कहेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। वीर प्रताप कुछ कहने ही वाले थे कि लिंगलॉन उनके सामने खड़ी हो गई। पतली उंगलियां उनकी चौड़ी छाती पर रखी, फिर उनके गले में हाथ डालकर खुद को उनकी गोद में झोंक दिया। कमरे में घुसते ही वीर प्रताप का चेहरा देखकर उनके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी जागी थी। अब बस एक ही इच्छा थी, उस दिन की तरह फिर से वो सुख चखना। नौवे भाई, कब से इतने डरपोक हो गए? पहले तो मेरे शरीर पर नजर टिकती रहती थी, भैया लुई के सामने भी। अब जब सच में हो गया तो इतने परेशान क्यों? इन बातों की चिंता क्यों? भैया अभी हेयान काउंटी में हैं, बहुत दिन लगेंगे लौटने में। कहते हुए लिंगलॉन ने हाथ नीचे सरकाए। उनकी हरकतें ऐसी थीं जैसे कोई वेश्या। वीर प्रताप मन ही मन हंसे। यह मोहिनी सच में बहुत निडर है, इतनी बेबाकी से आगे बढ़ रही है। उनकी औरतों में बहुत दिन हो गए किसी ने इतनी पहल की थी। पहले वान किंगसी बहुत आगे रहती थी, मगर समय के साथ वो भी अब कम हो गई हैं। अब वान किंगसी में वो मोहकपन कम हो गया है, एक पत्नी और मां की शालीनता आ गई है। वीर प्रताप ने अचानक लिंगलॉन की कलाई पकड़ ली, फिर उनकी कमर थामकर उन्हें मेज से सटा दिया। उनकी आंखों में देखकर बोले, तुम सच में बेशर्म औरत हो। क्राउन प्रिंस अभी गए नहीं कि तुम मुझे बहकाने लगी। ये सुनकर लिंगलॉन मुस्कुराई। बोली, नौवे भाई, तुम कहते तो ऐसे हो जैसे तुम्हारा शरीर राजी नहीं। तुम भी तो ढोंगी हो। वीर प्रताप ने ठंडी हंसी ली। बोले, अगर तुम ऐसे बहकाओगी तो मुझे भी बेशर्म होने में देर नहीं लगेगी। लिंगलॉन बोली, तो आओ ना, मैं तैयार हूं। सब नियम कायदे भूलकर सुख में डूब जाएं। कहते हुए उनकी आंखों में बैंगनी चमक उठी। फिर से उन्होंने मोहिनी कला चलाई। इस बार उन्होंने वीर प्रताप को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया, बस उनके मन में इच्छा जगानी थी उस दिन जैसा सुख फिर से दोहराने की। वीर प्रताप ने यह महसूस किया। जल्दी झुककर उनके होठों पर होंठ रख दिए। कुछ देर चुंबन के बाद लिंगलॉन का पूरा शरीर बिजली सा झंझना उठा। मन ही मन सोचा, यही तो वो एहसास है। उन्हें मानना पड़ा कि इस आदमी में हुनर है। दोनों चुंबन में खोकर अध्ययन कक्ष के विश्राम कक्ष में पहुंचे। लिंगलॉन ने फिर से गॉडेस स्किल चलाई, मगर जैसे पहले हुआ, उनका मन जल्दी धुंधला हो गया। वीर प्रताप ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। वो विरोध भी नहीं कर पाई। तो सुनिए, कहानी अब उस अध्ययन कक्ष के विश्राम कक्ष में आ पहुंची है, जहां रात गहरी हो चुकी है और एक औरत की सांसें अब डर और शर्म से मिलकर कांप रही हैं। जैसे कोई जाल अब पूरी तरह बंद हो चुका हो और शिकार अब बच नहीं सकती। ज़ुए लिंगलॉन ने पुष्टि कर ली थी कि उनकी मोहिनी कला का असर शायद कम नहीं हुआ है। अब उन्हें सोचना था कि उत्तर राजकुमार से फिर कैसे नजदीक पहुंचा जाए। अगर वीर प्रताप सच में अपराधबोध की वजह से उनसे दूर भाग रहे हैं और वो खुद पहल नहीं करती, तो क्या उनका रिश्ता आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए अब पहल उन्हें ही करनी थी। सोचकर लिंगलॉन ने मुंह ज़िशुआन से कहा, शायद नौवे भाई ने हाल ही में किसी घर की लड़की पर नजर डाल ली है, इसीलिए इतने उदास उदास लग रहे हैं। मुंह ज़िशुआन बोली, बहन, लिंगलॉन की बात में दम है, मगर राजकुमार जी का उत्तर देश में इतना पद है, अगर किसी लड़की पर नजर पड़ी तो शादी करना आसान है। इतने उदास होने की क्या जरूरत? लिंगलॉन बोली, ये तो मुझे नहीं पता, शायद वो लड़की उत्तर देश की नहीं है। फिर थोड़ा रुककर बोली, वैसे बहन ज़िशुआन, एक बात आपसे कहूं, अगर संभव हो तो मेरी मदद करोगी? मुंह ज़िशुआन ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है बहन लिंगलॉन, खुलकर कहो। लिंगलॉन बोली, मैं नौवे भाई से मिलकर क्राउन प्रिंस की खैरियत पूछना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए, उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई। इन रातों में नींद नहीं आती, लगता है कुछ हो गया है। मुंह ज़िशुआन मुस्कुराई, बोली, ये तो बहुत आसान है, मैं अभी दासी को भेजती हूँ। फिर पास खड़ी दासी से बोली, शाओरू, जाकर देखो राजकुमार जी अध्ययन कक्ष में क्या कर रहे हैं। अगर व्यस्त न हो तो उनसे कहना लिंगलॉन उनसे मिलना चाहती हैं, क्राउन प्रिंस की हालत पूछने। दासी ने सिर झुकाया, जी महारानी जी। फिर दासी कमरे से निकलकर अध्ययन कक्ष की ओर चली गई। वीर प्रताप अध्ययन कक्ष में राजकाज देख रहे थे। दासी ने खबर दी कि लिंगलॉन मिलना चाहती हैं। वीर प्रताप हल्के से मुस्कुराए। दासी से कहा, लिंगलॉन को यहाँ ले आओ। मोहिनी फिर खुद पहल करके आई है।
अब उसे ठीक से संभालना पड़ेगा। ज्यादा देर नहीं हुई कि लिंगलोंग अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई। उन्हें देखते ही वीर प्रताप ने दासी को बाहर भेज दिया, दरवाजा बंद करवाया। अब कमरे में सिर्फ वीर प्रताप और लिंगलोंग थे। वीर प्रताप के चेहरे पर जटिल भाव थे। वो बोले, लिंगलोंग, उस दिन की बात पूरी नहीं कर पाए। उनका अपराधबोध भरा चेहरा देख लिंगलोंग के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। कमर लहराकर वो वीर प्रताप के पास आई। बोली, नौवे भाई, वह सब मेरी अपनी मर्जी से हुआ था। निश्चिंत रहो, जब तक तुम या मैं किसी से नहीं कहेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। वीर प्रताप कुछ कहने ही वाले थे कि लिंगलोंग उनके सामने खड़ी हो गई। पतली उंगलियां उनकी चौड़ी छाती पर रखी, फिर उनके गले में हाथ डालकर खुद को उनकी गोद में झोंक दिया। कमरे में घुसते ही वीर प्रताप का चेहरा देखकर उनके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी जागी थी। अब बस एक ही इच्छा थी, उस दिन की तरह फिर से वो सुख चखना। नौवे भाई, कब से इतने डरपोक हो गए? पहले तो मेरे शरीर पर नजर टिकती रहती थी, भैया लुई के सामने भी। अब जब सच में हो गया तो इतने परेशान क्यों? इन बातों की चिंता क्यों? भैया अभी हेयान काउंटी में हैं, बहुत दिन लगेंगे लौटने में। कहते हुए लिंगलोंग ने हाथ नीचे सरकाए। उनकी हरकतें ऐसी थीं जैसे कोई वेश्या। वीर प्रताप मन ही मन हंसे। यह मोहिनी सच में बहुत निडर है, इतनी बेबाकी से आगे बढ़ रही है। उनकी औरतों में बहुत दिन हो गए किसी ने इतनी पहल की थी। पहले वान किंगसी बहुत आगे रहती थी, मगर समय के साथ वो भी अब कम हो गई हैं। अब वान किंगसी में वो मोहकपन कम हो गया है, एक पत्नी और मां की शालीनता आ गई है। वीर प्रताप ने अचानक लिंगलोंग की कलाई पकड़ ली, फिर उनकी कमर थामकर उन्हें मेज से सटा दिया। उनकी आंखों में देखकर बोले, तुम सच में बेशर्म औरत हो। क्राउन प्रिंस अभी गए नहीं कि तुम मुझे बहकाने लगी। ये सुनकर लिंगलोंग मुस्कुराई, बोली, नौवे भाई, तुम कहते तो ऐसे हो जैसे तुम्हारा शरीर राजी नहीं। तुम भी तो ढोंगी हो। वीर प्रताप ने ठंडी हंसी ली, बोले, अगर तुम ऐसे बहकाओगी तो मुझे भी बेशर्म होने में देर नहीं लगेगी। लिंगलोंग बोली, तो आओ ना, मैं तैयार हूं। सब नियम कायदे भूलकर सुख में डूब जाएं। कहते हुए उनकी आंखों में बैंगनी चमक उठी। फिर से उन्होंने मोहिनी कला चलाई। इस बार उन्होंने वीर प्रताप को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया, बस उनके मन में इच्छा जगानी थी उस दिन जैसा सुख फिर से दोहराने की। वीर प्रताप ने यह महसूस किया, जल्दी झुककर उनके होठों पर होंठ रख दिए। कुछ देर चुंबन के बाद लिंगलोंग का पूरा शरीर बिजली सा झंझना उठा। मन ही मन सोचा, यही तो वो एहसास है। उन्हें मानना पड़ा कि इस आदमी में हुनर है। दोनों चुंबन में खोकर अध्ययन कक्ष के विश्राम कक्ष में पहुंचे। लिंगलोंग ने फिर से गॉडेस स्किल चलाई, मगर जैसे पहले हुआ, उनका मन जल्दी धुंधला हो गया। वीर प्रताप ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। वो विरोध भी नहीं कर पाईं। रात गहरी हो चुकी थी। लिंगलोंग अब बिस्तर पर लेटी थी। शरीर पूरी तरह थक चुका था। मन में डर और शर्म का मिश्रण था। उन्होंने धीमे से कहा, तुमने मुझे बात पूरी नहीं कर पाई। वीर प्रताप उनके पास लेटे थे। मुस्कुराकर बोले, शैतानी संप्रदाय की संतान, अब भी मुझे मोहिनी कला से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। अफसोस तो तुम्हें होना चाहिए। लिंगलोंग की आंखें फैल गईं। वो तुरंत उठने की कोशिश की, मगर शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। उन्होंने डरते हुए कहा, तुम कब से होश में थे? वीर प्रताप हंसे, बोले, होश में? मैं शुरू से ही तुम्हारे जादू में नहीं था। मेरा अभिनय कैसा लगा? बहुत कन्विंसिंग था ना? ये सुनकर लिंगलोंग के मन में बिजली सी कौंध गई। पिछली बार भी जब उन्होंने आज्ञा दी थी उन्होंने अनसुना कर दिया था। वो जानवर की तरह हो गए थे। अब समझ आया, वो कभी कंट्रोल में नहीं थे, सब अभिनय था। मतलब उन्हें उनकी असली पहचान पहले से पता थी। भागना, अब भागना होगा। ये सोचकर लिंगलोंग ने विरोध करने की कोशिश की, मगर अचानक महसूस हुआ कि उनकी साधना सील हो चुकी है और अभी शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। वीर प्रताप के नीचे वो हिल भी नहीं पा रही थी। लिंगलोंग फिर से हैरान, क्या हो गया? उनकी साधना कैसे सील हुई? डर और शर्म मिली आवाज में बोली, तुमने मेरे साथ क्या किया? वीर प्रताप मुस्कुराए, बोले, क्या किया? तुम्हें अच्छी तरह पता है। शैतानी संप्रदाय की संतान से पूछताछ करनी है तो तुम्हें आजाद छोड़ना ठीक नहीं। ताइन दिव्य संप्रदाय की संतान, मेरी पूछताछ के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर लिंगलोंग की आंखें और फैल गईं, पुतलियां सिकुड़ गईं, शरीर एक झटके से सख्त हो गया।
डर से कांपते हुए बोली, ये कैसे? तुम्हें कैसे पता? उनके पास यिन यांग दर्पण था। उससे उनकी पहचान छिपी रहनी चाहिए थी। न सिर्फ पहचान, उनकी साधना भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए थी। फिर भी वीर प्रताप ने उनकी असली पहचान बता दी। तभी वीर प्रताप झुके, उनकी कमर कसकर थामी, कान में फुसफुसाया, ताइन दिव्य संप्रदाय की संतान, मेरी पूछताछ अब शुरू होने वाली है। ये सुनकर लिंगलोन का डर 10 गुना बढ़ गया। वीर प्रताप की फुसफुसाहट उनके कान में शैतान की आवाज सी लगी। तो सुनिए, कहानी अब उस विश्राम कक्ष की गहराई में डूब चुकी है, जहां रात अभी खत्म नहीं हुई और एक औरत की आंखों में डर और हार का मिश्रण है। जैसे कोई आखिरी चाल भी अब बेकार हो चुकी हो। एक दिन बीत गया जैसे पलक झपकते। आज रात भी वीर प्रताप विंडक्लाउड कोर्ट में खाना खाने नहीं आए। गहरी रात, युन शियान अपने बिस्तर पर ध्यान में बैठी थी। अचानक कुछ महसूस हुआ, आंखें खुल गईं। अगले ही पल खिड़की से एक नीला पक्षी उड़कर आए, उनके हाथ पर बैठ गया। युन शियान ने उसके पैर से बंधी चिट्ठी निकाली, पढ़ी। चिट्ठी पढ़ते ही उनका चेहरा ठंडा पड़ गया। पूरे कमरे में बर्फ की परत जम गई। फिर उनकी आकृति एक झटके में चेन वानरोव के शयनकक्ष में पहुंच गई। चेन वानरोव भी ध्यान में थी। गुरु माँ की मौजूदगी महसूस कर आंखें खोली। गुरु माँ, कोई बात है? युन शियान ने चिट्ठी थमा दी। चेन वानरोव ने पढ़ी, भौहें सिकुड़ गईं। युन शियान ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जाने के बाद वे महासुम राजपरिवार से मिलकर साजिश रचेंगे। चेन वानरोव ने पूछा, गुरु माँ आप क्या करने वाली हैं? युन शियान ने भावहीन स्वर में कहा, जो मुझे धोखा देते हैं उनका एक ही रास्ता है, मौत। उन्होंने धोखा चुना है तो मुझे निर्दयी होने का दोष नहीं देना चाहिए। अच्छा हुआ वे महासुम राजधानी में हैं। जब वीर प्रताप दक्षिण सेना लेकर जाएगा मैं भी उसके साथ चलूंगी। गद्दारों को खत्म कर दूंगी। ये सुनकर चेन वानरों को वीर प्रताप की खुशी हुई। गुरु माँ का पूरा साथ मिला तो भूमि एकीकरण बहुत आसान हो जाएगा। तभी युन शियान को कुछ याद आया। पूछा, वैसे इन दिनों वीर प्रताप तुम्हारे कक्ष में साधना करने क्यों नहीं आ रहा? क्या उब गया? चेन वानरों एक पल को ठिठकी। कुछ दिन पहले गुरु माँ ने उन्हें फटकार लगाई थी, औरत मर्द के सुख में डूबना जानवरों जैसा है। अब खुद क्यों पूछ रही हैं? गुरु माँ, छोटा भाई डरते थे कि आप नाराज हो जाएंगी, इसलिए इन दिनों नहीं आए। युन शियान ने ठंडी सिसकारी ली, बोली, अगर मुझसे डरते तो रोज तुम्हारे कक्ष में नहीं आते। रात में इतना शोर नहीं करते कि मुझे ध्यान में बिठने न दें। चेन वानरों कुछ कह नहीं पाई। वीर प्रताप सच में गुरु माँ से नहीं डरते थे, उल्टे उन्हें गुरु घात की सोच भी थी। युन शियान बोली, अच्छा नहीं आता तो नहीं। कहते ही उनकी आकृति गायब हो गई, अपने कमरे में लौट आई। युन शियान का मूल इरादा था, जब वीर प्रताप चेन वानरों के पास आएंगे तो उनका इस्तेमाल अपनी ताकत वापस पाने के लिए करेगी। मगर अब वो नहीं आ रहे। उन्हें यकीन था कि चेन वानरों के कारण वो एक दिन लौटेंगे। मगर मन में एक चिंता थी। वीर प्रताप को शिष्य बनाए इतने दिन हो गए, मगर इस दौरान उन्होंने कोई साधना विधि नहीं सिखाई। गुरु का नाम सिर्फ नाम का था, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर ऐसा चलता रहा तो क्या वीर प्रताप सोचेगा कि गुरु माँ बेकार है, सिर्फ उनके शरीर का इस्तेमाल अपनी ताकत वापस पाने के लिए किया। भले ही उनका इरादा यही था, मगर अब शिष्य बनाया है तो कुछ तो करना पड़ेगा। वीर प्रताप जो विधियां दिखा चुके हैं उससे लगता है कि वो हाई रैंकिंग कल्पना संसार से हैं। ऐसे संसार से दुश्मनी करना कभी अच्छा नहीं। अगर ये लड़का किसी बड़े अफसर से मिल जाए, ताकत आसमान छू ले और मेरी ताकत से आगे निकल जाए तो गुरु घात कर सकता है। अगर उसे आजादाना सेवा करवानी है तो कुछ फायदा देना पड़ेगा। चेन वानरों तो एक फायदा था, मगर वो अलग व्यक्ति है। युन शियान को कोई और तरीका ढूंढना था वीर प्रताप को लुभाने का। शायद कोई साधना विधि सिखा दें। कौन सी विधि सिखानी चाहिए? युन शियान गहरे विचार में पड़ गईं। उधर अध्ययन कक्ष के विश्राम कक्ष में ज़ुए लिंगलोन फिर से दलदल में फंस गई थी। भागने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं। पिछली बार उन्होंने लिंगलोन को तकलीफ न हो इसलिए रिजुवेनेटिंग स्किल चलाई थी, चोटें ठीक करते हुए काम किया था। मगर इस बार अलग था। शैतानी संप्रदाय की मोहिनी से अलग तरीके से निपटना था, बार बार ठीक करना नहीं था। इस बार वीर प्रताप ने रिजुवेनेटिंग स्किल बिल्कुल नहीं चलाई।
लिंगलॉन को लगा अब वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगी। उन्होंने जल्दी से मोहिनी कला फिर चलाए। तुम अभी हट जाओ, तुम्हें बहुत अपराध बोध है। और तुम। बात पूरी होने से पहले वीर प्रताप ने फिर उनके होठों पर होंठ रख दिए। लिंगलॉन स्तब्ध रह गईं। ये कैसे? मोहिनी कला का असर नहीं हुआ। ये कैसे मुमकिन है? पहले तो बिल्कुल काम कर रही थी। क्या पिछले बार की तरह मोहिनी कला ने उनके मन की इच्छा को इतना उभार दिया कि वो कंट्रोल खो बैठे और अब फिर से मोहिनी कला चलाने पर भी वो रुक नहीं रहे? ये ख्याल आते ही लिंगलॉन के मन में भयंकर डर फैल गया। जल्द ही उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल बचा, मैं खत्म हो गई। पता नहीं कितना वक्त बीता। बिस्तर पर लेटी लिंगलॉन को धीमे धीमे किसी की आवाज सुनाई दी। शैतानी संप्रदाय की मोहिनी, अब भी मुझे मोहिनी कला से कंट्रोल करने की कोशिश। अब अफसोस हो रहा है ना? लिंगलॉन तुरंत होश में आई। यह आवाज वीर प्रताप की थी। क्या वो मोहिनी कला की वजह से कंट्रोल खो बैठे थे? फिर इतनी साफ बात कैसे कह रहे हैं? और उन्होंने उन्हें मोहिनी कहा। उन्हें कैसे पता कि वो शैतानी संप्रदाय की है? लिंगलॉन ने तेजी से सिर घुमाया। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई धुंधलापन नहीं था, बिल्कुल साफ और ठंडी नजर। लिंगलॉन का दिल धड़क गया। कैसे वो कंट्रोल में नहीं लग रहे? मोहिनी कला बेकार हो गई। सांसें फूलते हुए बोली, तुम कब से होश में थे? वीर प्रताप मुस्कुराए, बोले, होश में? मैं शुरू से ही तुम्हारे जादू में नहीं था। मेरा अभिनय कैसा लगा? बहुत कन्विंसिंग था ना? ये सुनकर लिंगलॉन के मन में बिजली सी कौंध गई। पिछली बार भी जब उन्होंने आज्ञा दी थी उन्होंने अनसुना कर दिया था। वो जानवर की तरह हो गए थे। अब समझ आया वो कभी कंट्रोल में नहीं थे, सब अभिनय था। मतलब उन्हें उनकी असली पहचान पहले से पता थी। भागना, अब भागना होगा। ये सोचकर लिंगलॉन ने विरोध करने की कोशिश की, मगर अचानक महसूस हुआ कि उनकी साधना सील हो चुकी है और अभी शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। वीर प्रताप के नीचे वो हिल भी नहीं पा रही थी। लिंगलॉन फिर से हैरान, क्या हो गया? उनकी साधना कैसे सील हुई? डर और शर्म मिली आवाज में बोली, तुमने मेरे साथ क्या किया? वीर प्रताप मुस्कुराए, बोले, क्या किया? तुम्हें अच्छी तरह पता है। शैतानी संप्रदाय की संतान से पूछताछ करनी है तो तुम्हें आजाद छोड़ना ठीक नहीं। ताइन दिव्य संप्रदाय की संतान, मेरी पूछताछ के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर लिंगलॉन की आंखें और फैल गईं, पुतलियां सिकुड़ गईं, शरीर एक झटके से सख्त हो गया। डर से कांपते हुए बोली, ये कैसे? तुम्हें कैसे पता? उनके पास ये न्यांग दर्पण था, उससे उनकी पहचान छिपी रहनी चाहिए थी। न सिर्फ पहचान, उनकी साधना भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए थी। फिर भी वीर प्रताप ने उनकी असली पहचान बता दी। तभी वीर प्रताप झुके, उनकी कमर कसकर थामी, कान में फुसफुसाया, ताइन दिव्य संप्रदाय की संतान, मेरी पूछताछ अब शुरू होने वाली है। ये सुनकर लिंगलॉन का डर 10 गुना बढ़ गया। वीर प्रताप की फुसफुसाहट उनके कान में शैतान की आवाज सी लगी। तो सुनिए, कहानी अब उस विश्राम कक्ष की गहराई में डूब चुकी है, जहां रात की आग अभी बुझी नहीं और एक औरत की सांसें डर, शर्म और हार के मिश्रण से कांप रही हैं, जैसे कोई आखिरी दीवार भी टूट चुकी हो। ज़ुए लिंगलॉन आखिरकार पूरी रात वीर प्रताप की पूछताछ में फंसी रही। डर और उत्तेजना के मिले जुले भावों में उनकी चेतना लगभग टूटने लगी थी। आखिर में लिंगलॉन ने संघर्ष छोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया था कि भागने का कोई रास्ता नहीं। अगर उत्तर राजकुमार उन्हें मारना चाहते तो वो बेचारी भेड़ की तरह कट जाती, और उन्हें यकीन था कि अगर वीर प्रताप सच में उन्हें मारना चाहते तो इतना इंतजार नहीं करते। इस आदमी को उनसे अभी भी कोई काम है। आखिर वो ताइन दिव्य संप्रदाय की संतान है। उन्हें कंट्रोल में रखना मतलब कुछ खास जानकारी हासिल करना जो वो उनसे जानना चाहते हैं। मगर फिर भी उन्होंने कहा था कि पूछताछ करेंगे, मगर पूरी रात सिर्फ दूसरे काम में व्यस्त रहे। शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें लगभग हद तक सताया, मगर ताइन दिव्य संप्रदाय के बारे में एक सवाल भी नहीं पूछा। ये कैसी पूछताछ थी? पूछताछ में सवाल नहीं होते क्या? लिंगलॉन को शक था कि यह नीच आदमी जानबूझकर उनका मन तोड़ने तक इंतजार कर रहा है, फिर सवाल पूछेगा। जब सुबह की पहली किरणें कमरे में घुसी, वीर प्रताप लिंगलॉन की पीठ पर लेटे थे, उनकी नाजुक देह को गले लगाए हुए। इस वक्त लिंगलॉन ने संघर्ष करने का ख्याल पूरी तरह छोड़ दिया था। कितना वक्त बीता पता नहीं।
लिंगलोंग ने धीमे से कहा, तुमने कहा था पूछताछ करोगे। पूरी रात बीत गई, एक सवाल भी नहीं पूछा। वीर प्रताप मुस्कुराए, बोले, पूछने को क्या बचा है। तुम्हारा शैतानी संप्रदाय उत्तर देश में अच्छे मकसद से नहीं आया। बहुत संभव है कि तुम्हारा मकसद तबाही मचाना है। लिंगलोंग ने पूछा, क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि मैं तुम्हारे पास क्यों आए। वीर प्रताप ने उदासीन स्वर में कहा, मैंने लगभग अंदाजा लगा लिया है कि तुम क्या चाहती हो। क्या तुम मुझे बलि चढ़ाकर ताइन दिव्य संप्रदाय के प्रमुख को जागृत करना चाहती हो। यह लिंगलोंग का दिल धड़क गया। वीर प्रताप को न सिर्फ पता था कि वो शैतानी संप्रदाय की हैं, बल्कि उनके उत्तर देश आने का मकसद भी पता था। ये कैसे मुमकिन है। तुरंत लिंगलोंग के मन में एक ख्याल आया। अगर वीर प्रताप को ताइन दिव्य संप्रदाय की इतनी जानकारी है तो मतलब संप्रदाय में कोई गद्दार है जिसने सब राज उन्हें बता दिए हैं। और वो गद्दार बहुत ऊंचे पद का होगा, क्योंकि संप्रदाय में बहुत कम लोगों को पता था कि वो उत्तर देश आए हैं। और जो जानते थे उन्हें भी नहीं पता था कि उनका मकसद क्या है। सिर्फ कुछ उच्च पदाधिकारियों को मालूम था। वीर प्रताप ने ये कैसे किया। ताइन दिव्य संप्रदाय के शिष्य प्रमुख के कंट्रोल में थे। बूढ़े भी, भले ही प्रमुख मर गए हो, उनकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। अगर किसी शिष्य के मन में गद्दारी का ख्याल आता तो वो तुरंत खून का तालाब बन जाता। मगर उन्हें खुद भी प्रमुख से गद्दारी का ख्याल आया था, खासकर कल रात जब भावनाएं उफान पर थी। उन्होंने सोचा था कि उत्तर राजकुमार के सामने समर्पण कर दे, उनकी गुलाम बन जाएं। कल रात उन्हें खून का तालाब बन जाना चाहिए था, फिर भी वो जिंदा और सही सलामत है। क्या उनके प्रमुख के साथ कुछ हो गया, या उनकी ताकत अब उन पर असर नहीं करती। अगर ऐसा है तो ताइन दिव्य संप्रदाय के बूढ़ों का गद्दार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब लिंगलोंग विचारों में डूबी थी, वीर प्रताप का हाथ उनकी कमर पर फिसला। कान में फुसफुसाया, शुरू में मैं तुम्हारे साथ नाटक जारी रखने वाला था। तुम्हें पता है मैंने इतनी जल्दी तुम्हारी असली पहचान क्यों बता दी। लिंगलोंग बोली, क्या राजकुमार मुझे मार डालना चाहते हैं। इस वक्त लिंगलोंग के मन में हल्का डर था। भले ही उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि बचना मुश्किल है, मगर मौत का सामना करने में फिर भी डर लगता था। वीर प्रताप हंसे, बोले, ऐसा कैसे हो सकता है। कहते हुए उन्होंने लिंगलोंग के पेट पर हाथ फेरा। बोले, मुझे हाल ही में एक गुलाम चाहिए थी। तुम बिल्कुल मेरे मन मुताबिक हो, और चूंकि तुम शैतानी संप्रदाय की हो, मुझे तुम्हारे साथ जो भी करना हो कोई अपराधबोध नहीं होगा। ये सुनकर लिंगलोंग ने ठंडी हंसी ली। बोली, तो यही था राजकुमार जी का इरादा। मुझे अपनी गुलाम बनाना चाहते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं शैतानी संप्रदाय की संतान हूं, कहीं उत्तर राजकुमार महल को नुकसान न पहुंचा दूं। वीर प्रताप ने उदासीन स्वर में कहा, मेरे अंदरूनी महल की हर औरत ने यही कहा था। आखिर में कुछ को मैंने पूरी तरह वश में कर लिया, कुछ ने मेरे बच्चे भी पैदा किए। ये सुनकर लिंगलोंग चौंक गईं। वीर प्रताप मुस्कुराए, बोले, यकीन न करो तो क्या, जैसे ही तुम अंदरूनी महल में आओगी तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि बहुत सी औरतें तुम्हारी तरह ही शुरू में मुझे नुकसान पहुंचाने आई थीं, मगर आखिर में मुझसे अलग नहीं हो पाईं। लिंगलोंग चुप हो गईं। उनकी आवाज से लग रहा था कि वीर प्रताप झूठ नहीं बोल रहे, और वीर प्रताप को उनसे झूठ बोलने की कोई जरूरत भी नहीं थी। क्या सच में महल में इतनी औरतें हैं जो शुरू में उन्हें मारने आई थीं, मगर आखिर में वश में हो गईं? लिंगलोंग बोली, वे हैं, मैं हूं। अगर राजकुमार जी सोचते हैं कि मुझे आज्ञाकारी गुलाम बना लेंगे तो शायद खुद को धोखा दे रहे हैं। तभी वीर प्रताप ने उनके कान में धीमी आवाज में फुसफुसाया, उन्होंने भी यही कहा था। महान वू की राजकुमारी जुनवान जब पहली बार उत्तर राजकुमार महल आई थी, उनके मन में भी यही सोच थी। मगर अब वो खुद को महल का हिस्सा मानती हैं और महारानी की मदद करके महल के कारोबार संभाल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।